बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ दुआ करते हैं कि आपका ये जो आज का दिन है वो बहुत ही खुशगवार गुजरे और इसके साथ ही हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोच के साथ चलना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। और स्पेशली अगर हम बात करें वक्त की, तो वक्त जितना तेज़ी से गुजर रहा है उसके मुताबिक अगर हम बात करें आपके जो प्लान्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने में आपका फोकस होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप फोकस नहीं होंगे तब तक आप अपने गोल्स, अपने प्लान्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। लिहाजा ज़िंदगी के चैलेंजेस को जो है हमेशा आप हिम्मत के साथ उसको फेस करें। जिस तरह के हम अभी बात करें कि मुल्की सूरत हाल चल रही है, हमारे यहाँ एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं और इसमें वो कहते हैं ना, एक जॉब के हवाले से, आपके काम के हवाले से, क्योंकि महंगाई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो आपके जो प्लान हैं कभी भी उनको इन चीज़ों में जो है वो आपने हायल नहीं होने देना, इन चीज़ों को अपने रुकावट नहीं बनने देना। आपने अपना फोकस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो एक मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हनी गुल, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हनी ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आप। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे स्किन के हवाले से भी, क्योंकि जिस तरह अभी मौसम बहुत जो है वो चेंज हो चुका हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम अपनी स्किन का ख्याल जो है वो कैसे रख सकते हैं। हनी से कुछ टिप्स जानेंगे और इसके साथ साथ शकील से जानेंगे मुल्तान की जो हमारी टॉप स्टोरीज हैं, क्योंकि इनकी एजुकेशन की बीट है, तो इनकी बीट से रिलेटेड कुछ बातें होंगी कि एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कि इस टाइम क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या हो रहा है मुल्तान में। और इसके साथ साथ आज मुल्तान के मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो थोड़ा खुशगवार हुआ है। आज वैसे इतनी गर्मी नहीं थी, है ना शकील? सुबह जो मौसम था वो बड़ा 2 दिन से कुछ मौसम ठंडा हुआ। अरे नहीं, कल बहुत शदीद गर्मी थी। ये ना पता नहीं चलता। हाँ, अभी कल 41 टेम्परेचर, शाम का भी 41 टेम्परेचर जा रहा था और ठंडी हो गई थी। हाँ, अब इसलिए मौसम अपना किसी न किसी टाइम थोड़ा ठंडा हो रहा है, क्योंकि अब बारिशें बताई हुई हैं। आज शाम को भी बारिश बताई हुई है। बिल्कुल, अभी तो हम मौसम का हाल भी जानेंगे मजीद। हाँ। भी हमें पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। और इसके साथ साथ ये भी बात अपने नाज़रीन को लाजमी करूँगी कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये एक ऐसा मौसम है, स्पेशली अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब भी आप बाहर निकले, सन ग्लासेस का, जो क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो साइकिल पे और मोटरसाइकिल पे सवार होते हैं, बच्चों को साथ, फैमिली को साथ बिठाया हुआ होता है, तो स्पेशली उनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा रखें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और आप मज़ीद बीमारियों से बच सकें। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ना कि इस टाइम महंगाई के हवाले से, वैसे आप सब्जियों फलों के रेट्स तो हमें बताते रहते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा इस हवाले से भी शकील से जाने, वैसे महंगाई किस तरह चल रही है? खुद साल का भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। अब ना पेट्रोल की कीमत आपको पता है थोड़ी सी कम हुई है, 12 रुपये करीबन कम हुए हैं। और ये खासी कीमत होती है पेट्रोल, क्योंकि जब बढ़ते हैं तो इकट्ठे बढ़ जाते हैं और कम होते हुए आहिस्ता आहिस्ता कीमत कम होती है। तो पेट्रोल की कीमत में जिस तरह कमी हुई है, तो हमें एक उम्मीद थी आवाम को कि शायद बाकी चीज़ों की कीमत में भी कमी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि पिछले 75 साल की हम तारीख देखें तो मुसलसल महंगाई बढ़ी ही है। तो एक दफ़ा पेट्रोल बढ़ा, साथ बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ी, तो पेट्रोल चाहे नीचे आ जाए, बाकी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो वहीं बरकरार रहती हैं। आपने बात की सब्जियों और फलों की, चूँकि मैं रोज़ाना उन्हीं पर रेट दे रहा होता हूँ, तो फल जो हैं वो इस वक्त मुसलसल एक ही जगह पर रुके हुए हैं, उनकी कीमत में एक भारी इजाफा रहता है। अच्छा, कल मैंने जो देखा वो आम आ चुके हैं। हाँ, और बट जिनका वो कहते हैं ना बेसब्री से इंतजार था जिस फल का,
वो मार्केट में अब आ चुका है, लेकिन हाँ सिंध का आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी उस आम में उस तरह की ग़िज़ाइयत भी नहीं है, और अभी उसका रेट भी बहुत ज्यादा है। हम मुल्तानी सस्ते खाने वाले आम, क्योंकि सस्ता इसलिए क्योंकि हमारे अपना आम होता है, अपने इलाकों से आ रहा होता है, तो बड़े कम रेट में मिल रहा होता है हमें, 180-60 रुपए किलो में। लेकिन अभी जो है आम कम से कम 160 और ज्यादा से ज्यादा जो आम है वो 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। तो अभी लोग कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। जब आम आएगा ना, वैसे लोग उस टाइम खाना शुरू करते हैं। लोगों को भी 25 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 25 दिन बाद जो है वो इलाकाई जो हमारा लोकल है आम आएगा और फिर सारों को खुश करेगा, अच्छा जी, इसके साथ साथ आपसे जानेंगे मैट्रिक इम्तिहानात जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज भी हो चुका है, और इसके साथ साथ तलबा को जो है उनके जो है वो टर्निंग पॉइंट भी है। वालिदैन और तलबा को रहनुमाई की अशद ज़रूरत भी होती है। मैं समझती हूँ ये वाकई जब आप मैट्रिक के पेपर्स दे लेते हैं, खुद मैं भी जब मैट्रिक के पेपर दिए तो फिर समझ नहीं आ रहा था यार क्या सब्जेक्ट रखें, अच्छा क्या पढ़ना चाहिए। वैसे तो वो कहते हैं ना अब क्योंकि मुझे था कि वालिद साहब को था कि डॉक्टर बनना है, कुछ मेडिकल में आपको जाना है, तो मेरे तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। खैर मैं कहती थी ऐसा हो जो आसान हो, बहुत आसान हो। तो आप इस टाइम बताएं कि तलबा के हवाले से क्या करंट सिचुएशन है, और इसके साथ साथ जो हमारे एजुकेशन के हवाले से भी, उसके हवाले से भी बताइएगा। ये जिस तरह आपने खुद कहा है ना कि ये वाकई ये ना मैट्रिक के बाद कॉलेज में एंटर होना ये बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए एक अहम मरला होता है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए भी। क्योंकि मैट्रिक तक जो स्टूडेंट है वो एक कांस्टेंट उसकी लाइफ स्कूल में गुजर रही होती है, उसके फेलोज वही, उसके टीचर्स वही, उसका इदारा वही, उसका इन्वायरमेंट वही। लेकिन जैसे वो कॉलेज में जाता है ना, कॉलेज के रूल्स और होते हैं, कॉलेज का इन्वायरमेंट और होता है, सिलेबस और होता है, और कॉलेज से जो है वो हमारी करियर बिल्डिंग जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही होती है। हमने कौन से करियर में जाना, जिस तरह अभी आपने कहा कि वालिद को शौक था डॉक्टर बनाने का, इसी तरह जब एक बच्चा मैट्रिक का इम्तिहान खत्म करता है तो वालिद भी ख्वाब देखना शुरू करता है, टीचर्स भी ख्वाब देखते हैं, और बच्चा भी ख्वाब देखता है। कोई देख रहा, कोई सोच रहा होता है कि इंजीनियर बनेगा, कोई सोच रहा होता है डॉक्टर बनेगा, कोई सोच रहे होते हैं कि ये कुछ टीचर्स का बनने का शौक होता है, कोई सोच रहे होते हैं कुछ मीडिया में जाएगा। ये सब मतलब इतना कुछ हम सोच तो रहे होते हैं कि ये जानना है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमें पता नहीं होता कि अगर हमने इन फील्ड्स को अपनाना है तो हमें इसके लिए सब्जेक्ट्स कौन से रखने हैं। पहला मसला स्टूडेंट्स को आता है सब्जेक्ट। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे मैथ नहीं अच्छी तरह आती ना, मेरा हिसाब जो है वो काफी कमजोर है। और मैंने मैट्रिक के बाद मुझे वैसे मैथ मुझे भी बड़ी बुरी लगती थी, उसका अलजेब्रा और इंटीग्रेशन और पता नहीं क्या बस पता नहीं क्या अब जो सुन रहा है अगर उसको मैथ आती है तो उसको मसला नहीं है, ठीक है। तो काफी लोगों का ना मैथ सब्जेक्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैं समझता हूँ मैथ बहुत ज्यादा जिनको इजी लगती है वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। हाँ। खुद से आप किसी को मैथ में आप एक्सपर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं चाहकर भी मैं नहीं एक्सपर्ट हो सका, मैंने बड़ी मेहनत भी की, ठीक है। ये ऐनकें लग गई हैं हमें, मैट्रिक के एंड में आके हमारे ये मसाइल हुए थे, ठीक है। तो मैंने मैथ रख ली और मैंने मैथ का सब्जेक्ट चूज क्यों किया, इसलिए चूज कर लिया कि मेरा फलां कजन सिविल इंजीनियर बन रहा है, तो वो यूनिवर्सिटी में गया है, तो मुझे भी बस ये सब ये देखा देखी जो हम करते हैं, मैंने देखा देखी में मैथ रख लिया। आप यकीन करें बड़े मुश्किल से मैंने एफएससी का इम्तिहान पास किया, सिर्फ इस एक वजह से कि मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स मेरे ठीक थे लेकिन मैथ रख के मैंने गलती कर ली। लेकिन फिर भी मुझे शौक लगा मीडिया की पढ़ाई का, मैंने वो की तो उस हवाले से ठीक रह गया। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले सब्जेक्ट का मसला आ रहा होता है। फिर आपने एक और खुद बात की कि हम वो रखते जो आसान हो। स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, वो कहते हैं मैथ मुश्किल है तो बायो कुछ आसान है वो रख लेते हैं, लेकिन बायो की वोकैबुलरी इतनी डिफिकल्ट होती है कि वो स्टूडेंट्स को याद ही नहीं हो रहा होता, उसमें भी स्टूडेंट्स मार खा रहे होते हैं। और दूसरा मसला स्टूडेंट्स को ये आ रहा होता है कि हमने इदारा कौन सा चूज करना है। अब मैट्रिक के बाद तमाम जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो मुतहर्रिक हो जाते हैं। जब भी हम किसी इम्तिहानी मरकज से पेपर दे के बाहर आते हैं तो सैकड़ों खड़े होते हैं आपको पम्पलीट देने के लिए इदारे का ना, इस कॉलेज में एडमिशन लें। फिर यहाँ पे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, कोई फीस कम होती है इसलिए ले लेते हैं, कुछ कहते हैं फीस चाहे ज़्यादा है मयार अच्छा है इसलिए एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जानना भी ज़रूरी होता है कि उस इदारे का सिलेबस कितने अरसे में कवर करवाते हैं, उनका टेस्ट शेड्यूल क्या है, ठीक है, और वो रिपोर्ट्स जो वालिदैन को देते हैं रिपोर्ट शेड्यूल क्या है उनका,
और इससे पहले उनका रिकॉर्ड क्या रहा है कि उनके कितने स्टूडेंट्स सालाना जो हैं वो पास होते हैं, उनके स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं ये बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मालूम करनी चाहिए पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी वर्क करना चाहिए एडमिशन लेने से पहले। जब वो सब्जेक्ट से इतना चूज़ नहीं कर पाते, इदारा से इतना चूज़ नहीं कर पाते, वो 2 साल ज़ाया कर लेते हैं। जब हमने एडमिशन लिया था तो हमारे एक मैथ के टीचर थे, उन्होंने कहा था कि बेटा ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, मैट्रिक के बाद कॉलेज में एंटर होना है, यहीं से आपका फैसला होना है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, क्या बनते हैं। तो उस टाइम जब 2 साल गुजर गए, फिर हमें पछतावा हो रहा था कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि आपने इंजीनियर बनना है तो उसके लिए आपकी मैथ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर बनना है आपकी बायो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अब इंजीनियर और डॉक्टर, लोग समझते हैं इंजीनियर और डॉक्टर हम सिर्फ सब्जेक्ट चूज़ करके बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बात करनी तो किसी डॉक्टर या इंजीनियर को चाहिए, लेकिन चूंकि हम इस चीज़ का शिकार होकर रहे हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन सारे तालीमी इदारों में रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को ना, वालिदैन को ये बात करते हुए उनको ये चीज़ भी समझनी है कि अगर हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो वो सिर्फ उसको बायो का सब्जेक्ट रखवा कर डॉक्टर नहीं बना सकते आप। उसके मैट्रिक में इम्तिहान 1000 प्लस हों, उसकी बेसिक ऐसी हो कि वो एंटी टेस्ट पास कर सके। एंटी टेस्ट में तो लोग जो है वो खुदकशियां कर जाते हैं एंटी टेस्ट के रिजल्ट के बाद। तो बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ों को इतना मुश्किल किया गया है हमेशा से कि वाकई हम लोगों ने ये जो वाकयात देखे और स्टूडेंट्स के ऊपर जो एक प्रेशर देखा वो बहुत ज़्यादा देखा, और अभी तक हम लोग आप यकीन करें इन दिनों पेपर हुए हैं, मैट्रिक के पेपर ख़त्म हो गए हैं। कल 11वीं क्लास का पहला इम्तिहान था, उसके बाद 12वीं क्लास, ये इम्तिहानों के दिन है, स्टूडेंट्स प्रेशराइज्ड भी हैं लेकिन इम्तिहान दे रहे हैं। जैसे रिजल्ट आएगा आप देखेंगे वाकयात स्टूडेंट्स के परेशान, अल्लाह ना करे कोई ऐसा दोबारा वाकया हो, लेकिन पाकिस्तान में हर साल जब रिजल्ट आता है तो नाखुशगवार वाकयात देखने को मिलते हैं। कई घरों के चिराग जो हैं वो बुझ जाते हैं इस वजह से कि वो परेशान हो जाते हैं। एंटी टेस्ट में मेरिट नहीं बनता, सप्लीज वगैरह के इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि मैट्रिक के बाद बच्चे को और पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है कि आपने बच्चे को किस फील्ड में भेजना है, किस सब्जेक्ट में भेजना है। अब उसके लिए हल क्या किया जा सकता है, उसके लिए हल ये हो सकता है कि यस आप अपने बच्चे को इतना एक्टिव करें या आप खुद आगे इतना एक्टिव हों कि आप मशावरत करें। हमारे जो है ना, मैं समझती हूँ कि वो एक बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, टीचर्स के हवाले से भी बात होगी, पेरेंट्स के हवाले से भी बात हनी से जानते हैं। नहीं, वैसे आप स्टडी में कैसी थी? जो मेरा मैथ था वो तो इतना अच्छा नहीं था। मैथ को सभी बुरा कहते हैं, मैथ को कोई इतना अच्छा और नेक्स्ट बाकी मेरा माशाल्लाह से ठीक था, इतना बुरा अच्छा नहीं था। बाकी पढ़ाई में जी, अभी मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे और फिर रिजल्ट आया था, अभी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। अच्छा, मतलब अब इंतजार में हो कि आगे भी जो है। ठीक है, तो क्या गोल्स हैं वैसे आपका? इसके हवाले से तो है कि आप मेकअप को देख रहे हो, सैलून के हवाले से, आगे इसी को प्रोफेशन ठीक है। तो कितने अरसे से इसके साथ? मुझे 3 साल होने वाले हैं ये काम करते हैं। सही। अच्छा, स्किन के हवाले से आपसे बात करते हैं हनी। इस टाइम जो समर है ये स्पेशली हमारे लिए ना स्किन के लिए बड़ा, मैं समझती हूँ, मुश्किल होता है। और क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है और फिर हम अपनी स्किन का उस तरीके से ख्याल नहीं रख पाते। क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप पहले बता रही थी कि बहुत ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए गर्मी में। और नेक्स्ट, जिनको एक्नी का इशू है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, और गर्मी में स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है लोगों को। फर्स्ट उनको होती है जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। ड्राई स्किन वाले थोड़े से इस तरह हो जाते हैं कि बिल्कुल ड्राई स्किन होती है, उस पर इतना ऑयल नहीं आता, इस वजह से ना ओपन पोर्स होते हैं, इस तरह कुछ। पहले तो जो चाहे ड्राई स्किन है चाहे तो ऑयली स्किन है, आप लोग अगर बाहर जाएं तो सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। सन ग्लासेस तो मस्ट हैं पड़ी, और कोशिश करें आप लोग कैप यूज़ करें जिससे आपका फेस थोड़ा सा ये जो बर्न हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा धूप की वजह से, पहले तो आप कैप यूज़ करें और सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। एंड देन स्पेशली लोग मेकअप यूज़ कर लेते हैं ना गर्मी में, जैसे अब हम लोगों ने यूज़ किया होगा। तो लोग स्पेशली करते हैं कि हम लोग बेशक चाहे ब्रांड है चाहे लोकल है, बट वो कहते हैं हमने फाउंडेशन यूज़ किया। उनको ये नहीं पता होता फाउंडेशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ करनी है। फर्स्ट पहले वो यूज़ करते हैं कि हम प्राइमर यूज़ करेंगे, हमारी स्किन ग्लो करेगी और हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छा फ्लॉलेस रहेगा। बट आप लोगों को ये नहीं पता होता, एक तो आपकी स्किन में ऑलरेडी ऑयल होता है और प्राइमर जो होता है वो
होता भी बना भी ऑयल से हुआ होता है, तो जब ऑयल आप लोग दोबारा ज्यादा यूज कर लेते हैं तो एक्नी तो मस्ट आपकी बनती है पड़ी। जो ऑयल वाले हैं मेरा तो उनका स्पेशली यही होगा कि आप जरूरी नहीं है फाउंडेशन यूज करें, आप लोग पैनकेक भी यूज कर सकते हैं, वाटर वाली चीज भी यूज कर सकते हैं। पहले तो आप गर्मियों में स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है वो तो प्राइमर को कट ऑफ कर दें बिल्कुल भी। एंड देन ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन वाले भी कह रहे होते हैं कि हम कुछ यूज करें तो हमारा केकीनेस हो जाता है या क्रैक्स हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा हो जाता है, चाहे वो लोकल चीज यूज करें चाहे वो ब्रांड यूज करें, स्किन के साथ कुछ भी हो जाता है। तो नेक्स्ट तो वो भी प्राइमर यूज मत करें, प्राइमर से भी ज्यादा बहुत ज्यादा एक्नी। और आज के जिस तरह व्लॉग्स बन रहे हैं मेकअप से रिलेटेड, तो उसमें प्राइमर तो मस्ट है, मस्ट यूज करते हैं, बट वो एक देन 15 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए एटलीस्ट वो शो कर देते हैं कि हमने प्राइमर शो किया है। बट उस चीज की ना आपको लॉन्ग लास्टिंग चीज भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल वो परफेक्ट रहना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं होता। वो आधे घंटे बाद आपकी यहाँ लाइंस पड़ रही होती हैं, यहाँ पर लाइंस पड़ रही होती हैं, रिंकल्स आपके बहुत ज्यादा शो हो रहे होते हैं। दरअसल आप लोग फिर यूज करते हैं कलर करेक्टर। मेन अगर आप कलर करेक्टर यूज करते हैं तो उसके अंदर भी ऑयल है, स्टिक से वो बना तो हुआ है ना, उसके अंदर भी ऑयल है, वो ऑयल आपको मिल तो गया ना। एटलीस्ट प्राइमर में भी ऑयल है, उसमें भी ऑयल है। आप एक चीज यूज करें, अगर आपकी स्किन के लिए रिंकल्स हैं, अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल है, एक्नी है, तो आप लोग वो यूज करेंगे कलर करेक्टर, उसमें भी ऑयल आ जाता है, तो वो आपकी स्किन के लिए काफी होता है। ऊपर आप फाउंडेशन यूज करें या कोई भी केक यूज करें, कुछ भी यूज करें, तो वो इक्वल बैलेंस हो जाएगा। अगर आप लोग इतना कुछ प्राइमर भी यूज कर लें, सारा कुछ यूज कर लें, तो फिर जरा एक्नी भी हो जाती है और फिर स्किन भी जरा सही नहीं रहती है आप लोगों की। ये खुद भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो डेली रूटीन में जिनकी जॉब्स हैं, हमारी तो डेली रूटीन है ना, हमने तो शो में बैठना है और आप लोगों ने शो में बैठना। और नेक्स्ट जिनकी डेली रूटीन है, मेरा तो उनको ये जरूर स्पॉन्सर करूं कि वो प्लीज कोई ना कोई मास्क लेकर रख लें, जो घर जाएं या कहीं भी आपको फ्री टाइम मिले तो 15 मिनट्स के लिए जरूर अपनी स्किन पे यूज करें। जैसे मिनरल हो गया या मड मास्क हो गया, तो थोड़ा सा स्किन आपकी कूल रखे, ठंडी रखे, जिससे आप लोग भी इजी रहे और स्किन भी आप लोगों की बेस्ट रहे। सही नहीं, वाकई स्किन के मामला जो होते हैं ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली खैर अब तो मर्द हजरात भी स्किन के हवाले से बड़े कॉन्शियस होते हैं। खवातीन तो होती हैं, उनको तो फिर चाहिए होता है। एक हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है वो ये है कि हमें चिट्टा नजर आना है ना, एक तो ये बड़ा होता है कि कॉम्प्लेक्स है, हमें जो मर्जी होता है हमें वाइट नजर आना है। वाइटनिंग के हवाले से तो फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसी के फेशियल लें, स्किन पॉलिश करवाएं, आप स्किन पे आपके जो है वो इस तरह की क्रीम्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं। और अभी तो बहुत सारी क्रीम्स जो है वो पार्लर्स में भी बना रहे होते हैं। अच्छा, फिर वो आपकी स्किन को जितना डैमेज करती हैं कुछ नहीं डैमेज करता। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगी कि फेशियल बुरे होते हैं, ये स्किन डैमेज कर देते हैं, तो अच्छे होते हैं, रिपेयर स्किन करते हैं, बट आप लोग उतना करवाएं जितना आपकी स्किन को रास भी आए, एकदम से ज्यादा ना बिल्कुल भी करवाएं। अच्छा, जो हर 15 दिन बाद कर रहे हैं, 15 दिन बाद करवाते हैं। और मेरा कहना यही है, बड़े से बड़े आप डॉक्टर से भी बात करेंगे ना, वो आपको यही कहेगा कि आप अगर सॉप भी यूज करते हैं फेस पे तो कम से कम यूज करें। आप लोग जितनी क्लिंजिंग करेंगे उतने आपके पोर्स ओपन होंगे, इसीलिए आप लोग जितना फेशियल करवाएंगे स्किन उस टाइम के लिए तो आपकी नीट और फ्रेश और ग्लो वाली आ जाएगी। बाद में फिर आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और एक्नी बिल्कुल नहीं रुकती, जो मर्जी कर लो। जितनी आप लोग क्लिंजिंग वगैरह करेंगे उतने ज्यादा आप लोगों के ओपन पोर्स होंगे। मास्क यूज करें अगर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो उससे ओपन पोर्स भी आपके जो वो होते हैं बंद होते हैं और नेक्स्ट स्किन भी थोड़ी ग्लो करती है। सही, तो ये चीजें। अच्छा, मास्क जैसे जो है मुल्तानी मिट्टी, वो कैसी है स्किन के लिए? ज्यादातर बड़ी अच्छी होती है। इस तरह से अगर कोई भी हम मास्क लेते हैं कंपनी का, केमिकल तो उसमें जरूर ऐड है। चाहे अगर आपकी स्किन को वो अच्छा भी कर रही है, बुरा भी कर रही है, अगर ओपन पोर्स बंद भी कर रही है, बट वो उसमें केमिकल ऐड है। मुल्तानी मिट्टी एक हो जाती है खालिस। अगर आप लोग बनी बनाई शॉप से लेते हैं तो वो एक पाउडर फॉर्म में होती है। और अगर ऐसे किसी और जैसे शॉप्स होती हैं उनसे खालिस उठवाते हैं तो वो एक जैसे पत्थर होते हैं उनकी फॉर्म में होती है। अगर वो पत्थरों वाली ले आए तो वो आपकी स्किन के लिए ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो प्योर बिल्कुल खालिस हो जाती है। उसको आप घर के पानी में ही, जैसे फिल्टर का पानी होता है उसके अंदर अगर आप लोग बाउल में फ्रिज में रख लें 10 डेज के लिए, तो आप लोग उसको 10 डेज रोज 10 से 15 मिनट्स यूज करें तो बहुत अच्छी ग्लो वाली आपकी स्किन हो जाएगी, केमिकल से तो बिल्कुल दूर हो जाएगी। अच्छा, हमारे हमसाया मुल्क में भी हमारी जो मुल्तानी मिट्टी है ना वो मशहूर है कि आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ी ग्लो। मैं बड़ी इस मामले में वैसे बड़ी लेजी हूँ स्किन के हवाले से। मैं कहती हूँ कि अच्छा ये भी करना चाहिए, पर
होती नहीं है वैसे चीजें की है। आप तो बात कर रही हैं वो साशे वाली, साशे वाली नहीं, और जो सड़कों पर घूमती है मुल्तान इस हवाले से भी बड़ा मशहूर है। वो तो गिफ्ट मिलता है आपको। वो तो यूँ समझ लो गिफ्ट है ना हमारे लिए। वो जब आंधी आती है तो फिर बेशुमार आपके लिए आजकल तो ये किसी चौक से अगर आप गुजर रहे हैं बगैर किसी, अगर आप गाड़ी में तो सेफ हैं, बाइक पे हैं, पैदल हैं, कहीं खड़े हैं, थोड़ी सी हवा चली नहीं तो आप मुल्तानी मिट्टी तो खुद चल के आपके पास आ जाती अच्छा, है। क्योंकि जाहिर सी बात है अब मैंने ये देखती हूँ लड़कों का मोस्टली होता है कि बाइक की सवारी जो है उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बाइक चलाना ज्यादा अच्छा लगता है। जो हैं हम चाहे गाड़ी भी चले जाएं, लेकिन हमने जो फील्ड में जब कहीं खड़े होते हैं तो हम तो ओपन ही होते हैं ना। हम रोड शो जब करते कैसा होगी जैसे एकदम आंधी यकीन करें ये बड़ा सख्त लम्हा होता है। वैसे ये अच्छा, फिर जब आंधी आती है यकीन करें तो आपके बाहर तो जो तूफान चल रहा होता है, जो घरों के अंदर तूफान मचता है बहुत ज्यादा। और जैसे आंधी आ जाती है ना, लोग कहते हैं नहीं हमारा फेस पे मट्टी नहीं आई, बिल्कुल नहीं पता चला। फेस पे आ जाती है, पता नहीं चलता, बट हमारी लाशें से पता चल जाता है, वो बिल्कुल ग्रे हो चुकी होती है। वो भी अपना एक अलग मजा है आंधी का। फिर कैसे पता चले कि जी हम मुल्तान में रहते हैं? नहीं, मुल्तान में जब एक तो शॉपर भी बड़े उड़ रहे होते हैं, एक इतनी गर्मी, और ऊपर से आजकल तो इंतजामिया की ये मैं नाअहली कहूंगा कि पानी भी नहीं लगाया जा रहा सड़कों पर, उस तरह से हर सड़क पर पानी भी नहीं लगाया जा रहा साइडों पे, लेकिन मिट्टी वैसे की वैसे जब एक गाड़ी गुजरती है वो इर्द गिर्द सारे लोगों पर धूल जाती है। असल में ना यहाँ पर हमारे रोड्स का भी जो हाल है वो बहुत जो साफ रोड है, प्लेन है, जो ठीक पड़े हैं, उन पर भी मिट्टी जमा पड़ी। पहले तो ये मसला था ना कि जो रोड टूटे हुए थे, खस्ता हाल थे, वहाँ ये चीज देखने को मिलती थी। अब मेन रोड्स की बात करें, मुल्तान की अहम जो शायरा है, फ्लाई ओवर तक भी, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। और ट्रॉलीज गुजरती हैं, उनकी मिट्टी आ जाती है। उसके अलावा फिर आंधी सबसे बड़ी चीज हो, जैसी आंधी चलती है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ भी हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क की सारी मिट्टी उड़ के। बस हमने मुल्तान में ही रहना ना, इसीलिए क्या करें। इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और बात हो रही थी जिस तरह मौसम के हवाले से भी, यहाँ की आंधियों की भी बात हो रही थी, तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान का मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है। आज अलल सुबह से ही मुल्तान का मतला अबर आलूद है, बादलों की ओट में सूरज छुपा हुआ है और सूरज तो आज ना होने के बराबर है। मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। आज शाम से ही बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ये सिलसिला जो है बारिशों का ये आइंदा 3 से 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुल्तान का कदरे बेहतर है, जो कि 142 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 7वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। हवा में नमी का तनासुब भी आज कदरे कम देखा गया है, जो कि 42% तक रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें कि ये बारिशों का सिलसिला तो आइंदा 3-4 रोज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि बारिशों की वजह से मुल्तान शहर का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जो है इसमें नुमाया कमी देखने को आएगी। आज पूरा दिन मतला और मौसम जो है वो अबर आलूद रहेगा, हल्की ठंडी हवा भी चलती रहेगी, दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को आएगी। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात करें तो आसमा महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्तान का मतला जो है वो अबर आलूद रहने का इम्कान है, बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और एक जो मेन चीज बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि ये बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जो है बारिश की वजह से इसमें नुमाया कमी देखने को आएगी और जो गुज़िश्ता 3-4 दिनों से शदीद गर्मी की लहर आई हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को आएगी। और मुल्तान शहर के वासियों के लिए तो ये नेमत से कम नहीं होता कि इतनी शदीद गर्मी में उनके लिए बारिश हो और मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो जाए। तो गुज़िश्ता दिनों की जो गर्मी है उसका जोर टूट जाएगा। आज सुबह से ही देखें तो आज सुबह से ही जोर काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है और शाम को शदीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी
बहुत शुक्रिया हजरत मलिक आपका। और इसके साथ ही जिस तरह हजरत बता रहे हैं कि अब बारिशों का स्पेल भी आने वाला है और मौसम खुशगवार भी हो जाएगा। अच्छा, बारिश तो जब हो जाती है तो उसके बाद जो है वो हब्स जब होती है ना, वो ज्यादा तंग करने वाली होती है, हाँ, जिसमें फिर वो गर्मी भी ऐसे शदीद बढ़ जाती है, अनकंट्रोल्ड होता है और हाँ। पसीना वगैरह आना, हाँ। वो उल्टा मजा अच्छा, खराब इससे हो भी जाता है। इसके हवाले से भी जो है वो हनी से जानेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हब्स वाले महीने में भी आपकी स्किन बड़ी खराब हो जाती बहुत है। ज्यादा खराब है। अच्छा, इसके साथ ही आपसे जानेंगे, जिस तरह हम टीचर्स की बात कर रहे थे शकील, कि टीचर्स को भी अपना एक रोल प्ले करना चाहिए और स्टूडेंट्स को स्पेशली गाइड करने की बड़ी ज़रूरत होती है कि इसमें वो गाइड कर सकें कि उनको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कोई बेहतर जो है वो अपना वो जॉब्स के हवाले से भी या अगर कोई बिजनेस के हवाले से भी उनको गाइडेंस मिल सके कि हाँ ये सब्जेक्ट आपको मदद कर सकते हैं। ठीक, ये बात बिल्कुल आपने ठीक है। टीचर क्या रोल अदा कर सकते हैं? देखें, एजुकेशन एक ट्राइएंगल है, ठीक है, 3 कोने हैं और एक कोने पर जो है वो स्टूडेंट है, दूसरे कोने पर वालिदैन हैं और तीसरे कोने पर जो है वो टीचर हैं। इन तीनों में से अगर कोई एक भी मिसिंग होगा या अपना रोल जो है उसका मिसिंग होगा तो एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। अगर हम स्पेसिफिकली टीचर की बात करें तो टीचर जो हैं, उस्ताद जो हैं, वो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं और बल्कि ये सब कुछ हकीकतें हैं कि उस्ताद कौम के ममार होते हैं। उस्ताद जो है वो बच्चों की जो ब्रेन वॉशिंग कर रहे होते हैं, जिस तरह से बच्चे को लेके चल रहे होते हैं। और मज़े की बात ये भी है कि बच्चा जो है वो इतनी वालिदैन की बात नहीं मानता, इतनी बड़े भाई की, दूसरों की बात, जितनी वो उस्ताद की बात मानता है। अच्छा, उस्ताद की बात 2 वजह से मानी जाती है, या डर होता है या फिर उस उस्ताद की रिस्पेक्ट इतनी वो कर रहे होते हैं कि वो उसकी बात मानते हैं। एक अच्छे टीचर की मैं समझती हूँ हमेशा वो रिस्पेक्ट आपके दिल में रहती भी है और उसके साथ साथ आप उनकी हर बात को अप्रिशिएट भी करते हैं। बिल्कुल। और फिर आपको पता होता है कि यार ये क्योंकि टीचर मुखलिस होते हैं आपके साथ, अगर वो अपने पेशे के साथ मुंसलिक हैं और अपनी सही जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं तब तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जस्ट बस एक अपना एक समझ लेंगे ना, जॉब के हवाले से या अपने एक रोजगार के सिलसिले के हवाले से उस ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे टीचर्स भी 2 किस्म के हैं इधर। हाँ, अब तो खैर इस तरह की बन चुके हुए हैं, मेजोरिटी इस तरह की है। हाँ। जो सिर्फ मतलब रोजगार समझ कर आए हुए हैं। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था, हमारी भी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन हम भी जब हम पढ़ रहे थे बड़े तजर्बाकार टीचर्स थे, उनकी उम्रें तकरीबन कुछ 40 साल, 50 साल, 60 साल हो चुकी थी, उनसे हम पढ़ रहे थे। ऐसे टीचर्स की बातों में ना असर होता है, वो मारते नहीं हैं, वो अपने तजर्बे जो बता रहे होते हैं, वो जिस तरीके से स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को उसकी बात मान रहे होता है। अब देखें, अब नौजवान जो टीचर्स हैं उनमें से ज़्यादातर वो हैं जो रोज़गार के लिए आ जाते हैं। अक्सर वो टीचर्स फील्ड में इन हैं जो कहते हैं कि जब तक कोई पक्की नौकरी नहीं हो जाती तब तक हम यही देखते हैं ना, बाय चॉइस कोई नहीं आता, ठीक है ना, बस चलो ठीक है, बाय चॉइस नहीं आ रहे आप, लेकिन आप उस फील्ड में जो आ गए उस फील्ड के वो तमाम तकाजे तो पूरे करें जो एक टीचर को करने चाहिए। अब एक स्टूडेंट है, उसको पता है मेरा टीचर जो है वो है इंजीनियर या डॉक्टर से जाना उधर, वो सिर्फ वक्ती यहाँ पढ़ा रहा है, कभी भी वो स्टूडेंट उस टीचर को रोल मॉडल नहीं बनाएगा अपना, एज अ टीचर रोल मॉडल नहीं बनाएगा। इंस्पिरेशन होगी लेकिन वो रोल मॉडल नहीं बन पाएगा। यहाँ पे पहले तो वालिदैन को ये देखना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स की पहले बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को ये देख लेना चाहिए कि कौन सा टीचर है जो उनको, अच्छा सारे टीचर जो हैं वो ना करियर्स पर बात नहीं करते। कुछ टीचर्स आते हैं वो अपना सिलेबस पढ़ाते हैं चले जाते हैं। हाँ। कुछ टीचर्स होते हैं, कोई 1-2 ही हैं पूरे स्कूल में या पूरे आपके क्लास में, जो ना थोड़ा सा सिलेबस से हट के आपको बात करते हैं। कभी आपको जिंदगी के मुतालिक बताते हैं, कभी आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, कभी कोई नसीहतें कर रहे होते हैं इस्लाम की रोशनी में, मुख्तलिफ किताबों से चीज़ें आपको बता रहे होते हैं। वो टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं और स्टूडेंट्स जो है उन्हीं को रोल मॉडल बना रहा होता है। तो आपको कोई ना कोई अपना ऐसा एक मेंटोर पकड़ना है जो आपको गाइड कर सके। अब यहाँ पे याद है वो टीचर स्टूडेंट को समझता भी हो कि इसमें क्या एबिलिटीज़ हैं, ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। टीचर्स को बेहतर पता होता है वालिदैन की निस्बत कि ये पढ़ाई में ये किस काबिल है और किस काबिल नहीं है। बात तो वही आ गई, एक बंदे को मैथ नहीं आती लेकिन टीचर कहता है नहीं बेटा आपने इंजीनियर बनना है, वो नहीं बन सकेगा इंजीनियर क्योंकि उसको मैथ नहीं आती। बायो वाला है, उसको बायो नहीं आती, वो डॉक्टर नहीं बन सकेगा। इसलिए स्टूडेंट्स को उन टीचर्स को रोल मॉडल बनाना है जो उनको समझते हैं और वो उनकी गाइडेंस करें। अच्छा, फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं एजुकेशन के साथ साथ स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो वक्त चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसमें आपका खाली डिग्री लेकर या अच्छे मार्क्स लेकर सिर्फ आपने बैठ जाना है तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। आपके पास स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्किल की बात करें ना
आजकल एक चीज़ है ऑनलाइन वर्क। इधर स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अब हमें सुनने को मिलता है कोई स्टूडेंट्स 9th क्लास का है और उसने अमेज़ॉन पे वर्क स्टार्ट किया हुआ है। लोगों ने स्किल समझ लिया सिर्फ ऑनलाइन चीज़ों को, इसके अलावा और कई स्किल्स हैं, बहुत सारी हैं। मैं समझती हूँ मैं अपने कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो अब माशाल्लाह किसी अच्छी पोजीशंस पे हैं। जब लेकिन मैं उनकी बैकग्राउंड देखता हूँ तो कोई ऑनलाइन कुरान पढ़ाता रहा है, कोई पार्ट टाइम में टीचिंग करता रहा है, कोई कहीं ना कहीं किसी बेकरी पे, किसी प्लाजे में कहीं ना कहीं कोई कंप्यूटर की जॉब करता रहा है। वो वहाँ पे साथ में कोई ना कोई काम में बिजी रहे हैं, साथ में साथ उनकी कोई स्किल भी बिल्ड हो रही थी। ये तो वो थे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपने आप को साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इसके साथ वो लोग जिनके पास टाइम भी है और जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है हर चीज़ की। मैंने एक स्टोरी भी ऐड की है कि मौसमी गर्मा की छुट्टियां जो हो रही हैं, एक तवील अरसा होता है, इसमें क्या करना चाहिए। तो अब ये छुट्टियां होंगी, साथ में अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे हैं जो, उनको आप किसी न किसी स्किल की तरफ लाजमी लेके आएँ। इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है, आप उसकी तरफ लेके आ सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेट जो है वो हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर पर गेम खेल लेना, कंप्यूटर पर गाने और मूवीज़ ये सब कर लेना, हमें कंप्यूटर चलाना आता है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर पे आप इनको हमें किसी ने कहा था कि अगर आपको यूनिवर्सिटी डिग्री करने के बाद अपनी सीवी खुद बनाना नहीं आती तो फिर आप जॉब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें जॉब मिल जाएगी। सीवी आप 70 रुपए की जाके दूसरों से बनवा रहे होते हैं और आप जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी जगह पे कंप्यूटर पे बैठकर करने वाली। तो आपको कंप्यूटर की स्किल जो है वो बेसिकली मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं वो एडवांस होती जा रही है। फिर उसके लिहाज से आपकी अवेयरनेस होना और उसके बारे में जानना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहीं पे ये जो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, इसको मैं शामिल करूंगा उस चीज में जो भी आपने पूछा कि स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उसको आगे मैट्रिक के बाद एडमिशन कैसे लेना है। स्टूडेंट्स को इंटरनेट ब्राउजिंग भी नहीं आती कि उन्होंने अपने कॉलेजेस कैसे फाइंड करने हैं, उन्होंने वेबसाइट से अपनी रिसर्च कैसे करनी है कि हमें किस में एडमिशन लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए। इस हवाले से स्कूल लाइफ से ही स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि अब यकीन करें जो बड़े इदारे हैं ना, कॉलेजेस हैं, उनका सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। ये बड़ी हैरानकुन बात है। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें पंजाब कॉलेज टॉप पे जा रहा है, उनका ये सिस्टम बहुत अच्छा है। उन्होंने स्टूडेंट्स के टेस्ट हैं, स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है, वो सब कुछ उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। उनको मसला नहीं है अगर आज किसी वजह से इदारे बंद हो जाते, अल्लाह ना करे हो, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान में अब ये रिवायत बन गई है। प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, तालीमी इदारे बंद कर दो, कोई मसला सियासी इशू हो गया, तालीमी इदारे बंद कर दो, कोरोना आ गया, तालीमी इदारे बंद कर दो। सबसे पहले तालीमी इदारे ही बंद होते हैं और तालीमी इदारे बंद करना अब ये मामूल बन गया है। तो इसमें हमें सहारा क्या चीज़ बनती है, हमारी टेक्नोलॉजी बनती है। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और इदारे, इनको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और टेक्नोलॉजी बर वक्त, पूरे वक्त पर नहीं आनी चाहिए। शुरू से ही मैट्रिक से आप स्टूडेंट को आप रेडी करो कि कहीं भी उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़े तो उसको मसला ना हो। अगर उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आएगी तो उसके लिए इश्यूज होंगे। आप यकीन करें, लोगों को अप्लाई करना होता है जॉब के लिए, लोगों को सीवी बनानी होती है, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है, इनको तरीकाकार ही नहीं पता होता कि हमने कैसे अप्लाई करना। अच्छा, अभी जिस तरह मैं कल देख रही थी कि बाहर के ममालिक ने भी जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ईजी कर दिया। अब यहाँ से लोगों के लिए तो पहले ही आप देखें 90% जो है वो हमारी यूथ बाहर चली गई है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और अभी जिस तरह दीगर ममालिक हैं, जिस तरह बरतानिया हो गया, कनाडा हो गया, उन लोगों ने भी, और बहुत सारे अब हम देख रहे हैं कि बाहर के ममालिक जो है वो जिस तरह के हमारे इस टाइम हालात चल रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बड़ी आसानियां कर दी हैं। तो यही है ना कि वो यहाँ से, अच्छा उन्होंने तो आसानियां कर दी हैं। यहीं पे फिर वही बात आ गई, फॉरेन कंट्रीज में पाकिस्तानियों के लिए, न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए यकीन माने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को, बदकिस्मती है हमारी कि हमें वो पता ही नहीं चलता कि अपॉर्चुनिटी कहाँ से आई और कहाँ से चली गई। ठीक है, एक इदारे का जो चेयरमैन बैठा है उसे पता है कि 10 स्कॉलरशिप्स आए हैं, इन स्कॉलरशिप्स की बेस पर एक स्टूडेंट जो है वो लंदन जाके स्टडी कर सकता है। वो अपने मनपसंद लोगों को बुलाएगा, उनको अप्लाई करेगा। यहाँ पे वो 10 स्टूडेंट तो स्कॉलरशिप ले गए। फेवरेटिज्म जो है वो हमारा कोई भी दायरा होना, फेवरेटिज्म बहुत रहता है। लेकिन जो बाकी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं चलता स्कॉलरशिप्स आई हैं और कहाँ गए। बिल्कुल, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ ही स्किन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या समझती हो कि जब भी अभी ओपन पोर्स हो जाते हैं आपके, उसके लिए क्या घर बैठे, अगर वो पार्लर नहीं जा सकते, कि तो घर बैठे कोई ऐसी रेमेडी आप शेयर करना चाहो कि वो घर बैठे आराम से जो हमारी ख़वातीन हैं वो इस्तेमाल कर सकें?
अगर रेमेडी इस्तेमाल करना चाहें तो वो काफ़ी तरह की हो जाती हैं, एक तरह की नहीं है, बहुत सारी हैं। बट अगर आप लोग घर में बनाकर यूज़ करें तो फर्स्ट, जैसे अभी आप कह रही थी कि ये हबस वाला मौसम आ जाता है, हबस वाले मौसम में तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर वाली रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, सैलून से थोड़ा दूर रहें। एंड नेक्स्ट जो ये फेशियल्स होते हैं, ब्लीच होती हैं, इन लोगों से तो स्पेशली, क्योंकि एक आपकी स्किन में पहले हीट होती है और नेक्स्ट ब्लीच में और फेशियल्स में इनमें हीट होती है और ज़्यादा हीट डबल हो जाती है, जिससे आपको एक्नी भी हो सकती है फ़ौरन ही, तो फिर उसका कोई हल नहीं होता। नेक्स्ट आप लोग इस मौसम में ज़रा तरबूज भी आ जाता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो खाएं, अगर हो सके तो जैसे उसका पानी होता है या कुछ भी जैसे उसका पानी निकला होता है या थोड़ा सा आप लोग तरबूज ही काट कर मैश कर लें, उसका फेस पैक बना के आप फेस पर लगा सकते हैं। और नेक्स्ट अगर आप लोग कुछ लोगों को थोड़ा सा होता है ना लेजीनेस होती है तो वो मास्क वगैरह नहीं लगा सकते, पहले वो कहते हैं हम लगाएं तो फिर धोएं, तो फिर इस तरह ये करते हैं कि एक तो बाहर से रोज वाटर मिलता है और एक आप लोग घर में भी बना सकते हैं, जो घर में बनाएंगे वो ज्यादा बेस्ट है। तो आप लोग रोज वाटर बना के भी स्प्रे में रख के फ्रिज में रख सकते हैं कि आते जाते चलते फिरते अपने फेस पे थोड़ा सा टैप टैप कर लिया, तो वो भी थोड़ी स्किन आपकी ग्लो हो जाती है और जो पोर्स होते हैं वो भी काफी बंद रहते हैं। और हो सके तो आप लोग स्पेशली मुल्तानी मिट्टी यूज करें या फिर आप लोग बेसन के अंदर दूध मिलाकर भी लगा सकते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा आपका फेस पैक बनता है। आजकल ना हर्बल हमारी जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि एक तो वो आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और सेकेंडली आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग क्योंकि पसीना बहुत आता है अभी, क्योंकि शादियों का सीजन भी चल रहा है, ठीक है, तो हमें स्पेशली होता है कि यार मेकअप जो हम करें वो हमारी बेस दे लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, मेकअप जो है वो आपका खराब ना हो, कहीं से आपको रिंकल्स ना पड़े, कहीं से आपकी लाइंस जो है वो ना नजर आए और मेकअप आपका बेस्ट रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो आप लोग, मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी तरह की स्किन होती है, एक तरह की स्किन नहीं होती है, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट है, हर किसी की ऑयली है, वो ऑयली है, मैं चाहे जितना मर्जी कर लूं, हो जाता है। तो आप लोग ना अपनी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट भी यूज कीजिए, ऐसे करेंगे, मतलब एक चीज होती है ना भाई, बहुत बड़ी चीज है, फाउंडेशन है वो लॉन्च हुआ तो सबने कहा हाँ हमने यूज करना है, तो उसने भी कहा हाँ हमने यूज करना है, चाहे वो आपकी स्किन के टाइप है या नहीं आपकी स्किन के मैच करता है या नहीं करता। तो आप लोग वैसे तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, अब मुझे 3 साल होने वाले हैं सैलून का वर्क करते, तो मैं मस्ट, अगर मैं ब्राइट सर्दी में भी रेडी करूं तो या गर्मी में रेडी करूं, बट मेरी कोशिश इतनी होती है कि मैं उसके फेस पे वाटर वाला पैनकेक यूज करूं, लाजमी नहीं है मैं फाउंडेशन यूज करूं उसके फेस पे, क्योंकि हम लोग कलर करेक्टर यूज करते हैं उसके अंदर भी ऑयल आ जाता है, प्राइमर यूज करें ऑयल आ जाता है। और नेक्स्ट एंड पे जरूर सेटिंग स्प्रे आप लोग जरूर अपने पास रखें ताकि आप लोगों का जो मेकअप है थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे। और नेक्स्ट आप लोगों की अपनी जो मेकअप वैनिटी है, तो प्लीज अगर कुछ होता है तो आप लोग प्लीज एक वाटर पैनकेक लेके रख लें, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके अच्छे से अच्छे हैं और लोअर से लोअर भी हैं, तो आप लोग एक अच्छा सा वाटर केक लेकर रख लें तो वो आप लोग यूज करें फाउंडेशन को छोड़कर, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, तो आप लोग वो यूज करें तो जरूर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। देखती हूँ यार उनकी स्किन के साथ मैच भी नहीं कर रही होती, मैच भी नहीं कर रही होती और नीचे से उनकी ग्रे स्किन नीचे निकली हुई होती है, बट वो व्हाइट यूज कर रहे होते हैं। आप लोगों को ये नहीं पता होता, हम लोग अब पूरा प्योर व्हाइट, जैसे F1 हो गया, F1 शेड है, प्योर व्हाइट है पड़ा, बस लोगों को ये कम्प्लेक्स होता है हमने व्हाइट नजर आना है। आप लोगों ने अगर व्हाइट नजर आना है तो उससे पहले उसकी पूरी आप लोग जो उसकी डिटेल है वो तो आप लोग कर लेना, समझ लें ताकि हम कैसे यूज करें, ताकि हम क्लियर, जैसे आप लोग व्हाइट चाह रहे हैं कि हमें सैलून वाला वर्क घर में मिले, तो आप लोग पहले उसकी सारी डिटेल लें कि हम कैसे यूज करें जो हम लोग को ये क्लियर चीज मिलेगी। पहले तो आप लोग कलर करेक्टर यूज करें जिससे आप लोगों के रिंकल्स या जैसे डार्क स्पॉट्स होते हैं और जैसे एक्नी होती है, इसको छुपाने के लिए आप लोग अगर कलर करेक्टर यूज नहीं करेंगे तो जो आप लोग मेन व्हाइट यूज कर लेंगे, नीचे का जितना भी आपका एरिया होगा वो तो क्लियर वही नजर आएगा, बस वो व्हाइट फेयरनेस टोन आएगी जो कुछ देर के बाद ग्रे हो जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट जैसा मौसम है, बेस लगाते हैं या मेकअप करते हैं, लाजमी घर भी है, लेडीज की आदत होती है, अब हर कोई तो टिश्यू लेकर साथ नहीं फिर रहा होता ना, जैसे दुपट्टा होता है किसी, वो जोर से उन्होंने फेस रब कर दिया, उनके वहीं से रैशेज हो जाते हैं। इस तरह भी ना क्या करें, कोशिश करें अगर पसीना आता तो फौरन आप लोगों ने
फेस वॉश कर लिया वैसे आजकल napkin से ट्रेंडिंग में ना wash पहले किया। होता था बेस की डबल ट्रिपल कोटिंग, डबल ट्रिपल कोटिंग होती बहुत थी। ज्यादा कोटिंग बट होती अब थी। अभी बहुत trend में लाइट, हाँ। अब ज्यादातर ना अगर सैलून से आप लोग वर्क करवाएं तो फिर ज्यादा कोटिंग हो जाती है। हाँ। अदरवाइज आजकल ज्यादा ट्रेंड में भी मेकअप चल रहा है। हाँ। लाजमी नहीं है हाफ एरिया में फाउंडेशन है तो हाफ में कंसीलर है, बस उसी को ब्लेंड करके वो मैच करते हैं अपनी स्किन से। देखो कितनी टिप्स हैं शकील मेकअप के हवाले से है। कभी तुमने तो नहीं सोचा कि कभी मैं भी अच्छा लड़के भी बेस लगा रहे होते हैं? लगा रहे नहीं होते नहीं हैं। मैं उनमें से नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगा, मोस्टली लड़कों की बात करूंगा। लड़की इतनी ज्यादा टिप्स में नहीं जाते, अच्छा, वो सिर्फ फेस वॉश तक रहते हैं बस। अच्छा, आज मुंह धोया। फेशियल जो करवा रहे होते हैं, जो तुमने भी कभी करवाया? नहीं, facial? कभी भी मैं इन चीजों की तरफ कभी नहीं गया। मुझे एक्नीज का प्रॉब्लम था। हाँ, आंटियां, दोस्त, डॉक्टर पता नहीं कितने टोटके बता रहे होते हैं, जी। वो सारे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं। लेकिन कभी इस तरफ नहीं गया और मैं ना ही जाता हूँ। मैं ये और ना ही समझता मैं हूँ, जाना चाहता मैं हूँ। ये समझता हूँ कि मैं जैसा हूँ मैं बहुत नेचुरल हैंडसम हूँ। हाँ? नहीं अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मिसेस नवीद है हमारे साथ, जी क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं ये टाइम में फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है, ठीक है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि फर्स्ट टाइम ही आप लोगों ने मेरी कॉल अटेंड कर ली है। जी, दूसरा ये है कि मेरी चेहरा ना बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ना मैं हाँ। फेस ही नहीं कर सकती किसी को ना, ठीक है, ओहो। और मैं बस मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी खत्म हो गया मेरे किस्म का ना। तो आप उसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हो? किसी डॉक्टर को चेक करवाया है, कंसल्ट मैं किया है? डॉक्टर को दिखाते हैं, ट्यूबे वगैरह रेकमेंड करते हैं, मेडिसिन वगैरह दे देते हैं, ठीक है, सीरम वगैरह भी यूज किया है, सब कुछ ही यूज किया है। अच्छा, वैसे पानी का इस्तेमाल कितना करती हो आप? बहुत ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। अच्छा, कोई अगर हम इनकी बात करें ना, वैसे मोस्टली यही होता है कि अगर डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं तो ये आपका ज़्यादा तो मेजर जो आता है वो आपका स्टमक इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, है ना? ऐसे ही है? हनी बेहतर बताएं। माशाल्लाह सही है, मतलब एक तो ज्यादा से ज्यादा ये ना फेस वॉश करती रहें अपना, दिन में 4 से 5 दफा या 8 दफा भी कर सकती हैं तो फेस वॉश करें। एंड नेक्स्ट अच्छे से अच्छा ऑयल फ्री फेस वॉश लेकर रखें जिनसे आप इनकी एक्नी भी कम आपकी हो और स्किन ऑयल कैसी भी। है वैसे? ऑयली है, ड्राई है? ऑयली नहीं, ऑयली स्किन है ठीक है, ऑयली और स्किन ना है। जिससे पिगमेंटेशन है। अच्छे से ठीक। अच्छा मेडिकेटेड ऑयल फ्री फेस वॉश यूज करें, ज्यादा से ज्यादा जितनी बार फेस वॉश कर सकती हैं अपना ये उतना दिन में करें। और ऑयली फूड बिल्कुल मत खाएं, जरा दूर रहें उससे, कम कर दें। लाजमी नहीं है कि बिल्कुल भी ना खाएं, बट थोड़ा खाएं। अच्छा, जिस तरह का ये अपना मसला बता रही है, इस तरह का मसला वैसे ये बहुत ज्यादा आम हो गया। आम एक हो तो चुका हमारा है। लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है, हमारा जो फूड है स्पेशली अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत ज्यादा आपको जो है वो डिस्टर्ब करता है। Yes. तो उसका असर डेफिनेटली आपकी स्किन के ऊपर लाजमी आता है, और स्किन के ऊपर जो है वो आपकी छाइयाँ, झाइयाँ और रिंकल्स और ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और ये जिस तरह कह रही है कि कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, जाहिर सी बात है। फिर आपका चेहरा अगर अच्छा नहीं, खूबसूरत उस तरीके से आप दिख रही, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी फेस करते हुए ना आप कतराते हो कि यार मैं किस तरह लोगों के सामने जाऊँ इस तरह। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप किसी अच्छी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, क्योंकि ये वाले आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं। तो जिस तरह हम बात करते हैं कि एस्थेटिक फिजिशियंस हैं, उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो वो भी बहुत आई हुई है, उससे भी आप जो है ना इलाज करवा सकती हैं, ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसे ही है ना? Yes. और इनके हाइड्रा फेशियल भी लेते हैं, हाइड्रा हाँ। फेशियल भी लेते हैं। मजे की अगर घर बैठे अगर इनको एक टिप दूं तो ये जरूर डिस्प्रिन की मेडिसिन होती है ना, वो हाँ, गोलियां होती हैं, हाँ। वो तोड़ कर अगर ये थोड़ा सा पानी में मिलाकर वो फौरन झाग बन जाती है। वही झाग अपने ये 15 से 10 मिनट्स के लिए अपने फेस पे लगाएं तो उससे भी काफी एक्नी कम हो जाती है। अच्छा, Yes. अच्छा, और ये तो खैर छोटे छोटे तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम बात कर रहे थे, जिस तरह गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से भी बात हो रही थी, टाइम इतना जल्दी से गुजर गया है शकील, तो पता ही नहीं चला। चले, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही हनी, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत सारे टिप्स आपने हमारे व्यूवर्स को दी। इसी के साथ नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर निसार चौधरी साहब, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं
वो हैं जी चौधरी मोहम्मद रियाज, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक को लेके चलेंगे, एक तो हम गुस्से पे बात करेंगे कि हम जो गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा समटाइम तो गुस्सा आ जाता है और हम अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख सकते, उस हवाले से भी बात होगी। और साथ साथ जो है हम बात करेंगे मंशियात के हवाले से भी। इस टाइम जो देखा जा रहा है हमारे माशरे में इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। नौजवानों के हवाले से अगर हम बात करें तो वो इसमें जो उसका रुझान है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ। इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, इस पर बात होगी। और साथ ही हम रियाज साहब से जानेंगे सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से भी, और साथ साथ नौजवानों के मसाइल के हवाले से इनसे बात होगी। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या हो रहा है आजकल? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है कि रूटीन लाइफ एक चल रही होती है, उसमें अपना हॉस्पिटल है उसको देखते हैं, साथ साथ ये हमारी लॉयंस की एक्टिविटीज चल रही होती हैं। सही है, और डिफरेंट आप चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके साथ ही जिस तरह सबसे पहले तो हम गुस्से के हवाले से अगर हम बात करें कि गुस्सा हमें आता क्यों है? बेसिकली तो खैर बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ। अगर इसको देखा जाए तो ये नेचुरल है, तो एंगर का नेचुरल होना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये कुदरती एक अमर है, गुस्सा बंदा हो जाता है। लेकिन देखना ये है कि क्या उस पे में वो बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट हो चुका है, रेजिस्टेंस हो चुकी है, बात बात पे गुस्सा हो रहा है, तो इसके लिए फिर उसकी एंगर मैनेजमेंट की तरफ हम जाते हैं, उसके फिर इलाज की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप गुस्से में हैं, आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, पानी पिएं, और इस तरह की जो हमारी अगर हम इस पे करते हैं तो काफी हद तक बेहतरी उसमें आती है। लेकिन आपको मिल जाती है। लेकिन इसमें अगर हम इसको साइकोलॉजिकल उसके इम्पैक्ट्स में देखते हैं तो ये वाकई में जो गुस्सा हमारा है ये चंद मिनट्स की बात होती है। यानी लाइक हम इसको इस तरह कंसीडर करते हैं, इट्स लाइक 30 सेकंड से लेके 2 मिनट्स तक का एक टाइम है। अगर इसका बहुत ब्रॉडर कैनवस पे लेके जाएं तो कोई बंदा जितना भी गुस्से में होगा उसका जो मेंटल उसकी जो स्टेज है उस वक्त, जो उसका फेज है उस पर, वो 15 मिनट के बाद चेंज हो जाता है। यानी बहुत ज्यादा एंगर वाला बंदा आप देखेंगे बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, तो आफ्टर 15 मिनट्स वो बिल्कुल कूल एंड काम होगा। यानी उस वक्त उसकी मेंटल स्टेज जो है वो बदल जाती है। इसमें जैसे कहते हैं कि इसमें आपकी जो है वो रेजिस्टेंस को अपने काबू में रखना है, रिलेक्टेंट नहीं बहुत ज्यादा होना, और आर्गो नहीं बहुत ज्यादा करना है। तो ये जो 3 R's जो है ना, यानी कि इसमें होता है रेजिस्टेंस ना करें, आर्गो में ना जाएं, और उसमें रिलेक्टेंट ना हुआ बहुत ज्यादा, इसको आप अगर आप थोड़ा सा इस पर ओवरकम कर लें तो बंदा निकल सकता है। अच्छा, गुस्से की भी बड़ी टाइप्स होती हैं। बहुत ज्यादा लोगों को कुछ गुस्सा इस तरह का आता है कि कुछ लोग खामोश हो जाते हैं। हाँ जी। और वो गुस्से को कुछ सलाहियत होती है कि गुस्से को पी जाना। हाँ जी। अच्छा, कुछ लोगों की गुस्से के हवाले से होता है कि उनका एग्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या फिर तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, या अपने कंट्रोल में नहीं रहते। तो इस तरह की टाइप्स भी होती हैं गुस्से की। तो आप क्या समझते हैं ये क्या चीजें हैं? मतलब ये अपने आपकी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं? सबसे बेस्ट जो टाइप ये है कि जब गुस्सा आए किसी को तो चाहिए ये कि उसको आर्गुमेंट करना बंद करें और अपनी जगह जो है उसको चेंज कर लें। सही, पहले तौर पे तो ये हो सकता है। गुस्सा आए तो आप उस बंदे को फेस ही ना करें, खामोशी करें, आप उसको इग्नोर कर दें। हाँ। उस बात को आप उससे निकल सकते हैं। तो सेकंड फेज जो आपने कहा कि बंदा उसमें चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, तो उसमें वो बहुत ज्यादा शाउट करता है, तो ये सेकंड फेज है उसका। अगर हम इसको उसमें देखा जाए तो उसमें भी ये है कि अगर एक बंदा बहुत अग्रेसिव है तो द सेकंड वन, जब हम ट्रेनिंग देते हैं एंगर मैनेजमेंट पे, जाकर उसमें कहते हैं अगर एक बंदा बहुत गुस्से पे है तो दूसरे को चाहिए कि वो उसकी बात को बहुत काम तरीके से ले, बड़ा कूल तरीके से उसकी बात को सुने। यहाँ पे जो होता है कि अगर दोनों तरफ से दोनों लोग हाइपर होंगे तो फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज जो है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, फिजिकली हो जाते हैं, आ जाते हैं लोग, एक दूसरे को गाली गलौज पे भी, गाली गलौज से भी आगे निकल जाते हैं। यानी कि उसको आप फिजिकली आप उसको अब्यूज करते हैं, उसको मारते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को जाहिर सी बात है एग्रेशन इतना बढ़ जाता है कि लोगों की जानें जो है वो ले ली जाती हैं। हाँ। तो मतलब उससे भी गुरेज नहीं करते। थर्ड स्टेज तो वो इतनी आपकी मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होती है कि आपको कुछ पता ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। मेंटल वेलबींग के जो इस वक्त जो टेक्निक्स या इसके जो टेस्ट आ चुके हैं, हर इंसान को चाहिए कि वो कम से कम साल में 1 से 2 मरतबा अपने साइकोलॉजिस्ट के पास या थेरापिस्ट के पास जाए, अपना एनालिसिस करवाए। जैसे हम
मेडिकल टेस्ट, मेडिकल लैब टेस्ट की बात करते हैं कि हर साल में आपको 1 बार या 2 बार जाना चाहिए, ऐसे ही आपकी मेंटल वेलबींग जो है ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा, हम लोग तो यहाँ ये समझते हैं कि अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पागल हो चुके हैं या फिर हम साइको हो चुके हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास। हालांकि बाहर के ममालिक में देखा जाए तो आपकी इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लिया जाता है कि अगर आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये मेंटल आपकी एक बीमारी है जिसको आपने ठीक करना है। बिल्कुल सही। ऐसे ही अब इसमें लेटेस्ट और एडवांस जो चीज़ें आ गई हैं ना, उसमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो फिजिकल ट्रीटमेंट है किसी भी बीमारी के हवाले से जो आपके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को ज़्यादा उसमें बुरे असर डाल रही है, तो उसमें 20% सिर्फ फिजिकल है कि आप उसकी कोई मेडिकेशन है या कोई आप ऐसा कर सकते हैं। 80% जो है वो आपका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अब पहले था कि सिर्फ लोग ये समझते थे कि हम अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो लोग कहेंगे यार शायद ये मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है या इसको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अब लोग अपनी मेंटल वेल बीइंग को मजीद ग्रूम करने के लिए, इन्हांस करने के लिए अपने साइकोलॉजिकल सेशन लेते हैं, फैमिली सेशन लेते हैं, कपल थेरापीज होती हैं, चाइल्ड के जो हमारे एप्टीट्यूड्स हैं उसके हवाले से टेस्ट होते हैं। यानी इसको डे बाय डे, अब नो डाउट के हमारा जो कंट्री है यहाँ पे कुछ लोगों को अवेयरनेस के इश्यूज हैं, एजुकेशन लेवल हमारा उस लेवल पे नहीं है, लोग उस तरह बात को नहीं परसीव करते, लेकिन अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह होना शुरू हो गया। बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं हमारे अपने शहर में, मुल्तान में। हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी तो बढ़ गए हैं। हाँ जी, इसमें हमारे यहाँ ये मसाइलों के साथ साथ ये भी दिन ब दिन जो है वो चीजें, स्ट्रेस का जो आपने भी कहा ना, ये हमारा जो इस तरह की जो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है ये भी बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारे इस पे। अगर किसी बंदे के जो इकोनॉमिकली तौर पे वो अगर उसके सोर्सेज नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम ये बनता है कि वो स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है उसके लिए। अब खास तौर पे जो हमारी पाकिस्तान की मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो बहुत ज्यादा उनके लिए बड़े मसाइल बने हैं। जो पहले लोअर क्लास में थे उनको इतना असर शायद ना पड़ा हो क्योंकि पहले वो अपने एक लेवल पे जिंदगी गुजार रहे थे। जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो थोड़ा अपने आप को अप करने के उस हिसाब किताब में थी, लेकिन अब चूंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है तो रिवर्स लग चुका है, उनके लिए प्रॉब्लम बनी। अच्छा, इस पर मजीद भी बात करते हैं, रियाज साहब से भी जानते हैं। रियाज साहब, आपकी क्या इस टाइम सोशल एक्टिविटीज चल रही हैं, थोड़ा आप बताएं। जी, ऐसे है कि मैं मेंबर हूँ लायंस क्लब का, मुल्तान प्रीमियर लायंस क्लब का मुल्तान में ना जी। तो उस हवाले से हमारी एक्टिविटीज़ जो लास्ट ईयर की जैसे था कि हमने एक मेडिकल कैंप किया था, देहात है साथ ही मुल्तान के 4 MPR वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने तकरीबन 400 लोगों को जो है वो हमने उनका वो चेकअप, हमारे जो डॉक्टर्स की हमारी टीम थी उनकी स्क्रीनिंग जो है वो शुगर के हवाले से, मतलब कोई ब्लड प्रेशर, वहाँ पे हमारे यहाँ मतलब एक ऐसा पेशेंट भी था कि जिसका वो शुगर जो था बहुत ज़्यादा, उसका लेवल जो था हाई था, तो उसको बंदे को पता ही नहीं था कि मुझे शुगर है। तो देहातों में जो लोग होते हैं उनका कि वो टेस्ट वगैरह अपने कभी करवाते ही नहीं हैं। तो इस हवाले से फिर हमारा जो वो कैंप था, हमने तकरीबन 400 लोगों को वहाँ पे चेक किया, उनकी शुगर लेवल और उनका ब्लड प्रेशर के हवाले से। जो दूसरी मेडिसिन भी हमारी पूरी टीम थी डॉक्टर्स की, डॉक्टर निसार साहब भी थे, इनके हवाले से मतलब जो केस थे नफ्सियात के हवाले से, तो डॉक्टर साहब ने उनको चेक किया। और सिर्फ उनका चेकअप नहीं किया बल्कि उनको 400 पेशेंट्स को पूरी जो मेडिसिन थी 2 वीक की वो भी हमने उनको दी सारी। तो इसके अलावा जो हमारा एहसास लंगर खाना है, तो हमारा तकरीबन मंथली हम वहाँ पे जाते हैं, ये अपना बस स्टैंड के पास जो है, तो हर महीने वहाँ हमारी एक एक्टिविटी होती है कि 300-250 लोगों को हम खुद जो है वो खाना सैलाब के हवाले से भी काफी सारा काम किया। तो वही ना, मैं इस हवाले से जानना चाह रही हूं में हम वहाँ पे जो फ्लड था अपना फ्लड एरियाज में, तो वहाँ पे हमारी पूरी टीम गई थी। तो उनके लिए भी हमने उस दिन पूरा मतलब खाना और मेडिसिन, वहाँ पे भी मेडिकल कैंप हमने लगाया। 3000 लोगों से ज्यादा का वहाँ पे अरेंजमेंट था। फूड लेके गए थे और उसके साथ साथ ये था कि डॉक्टर्स की टीम थी और फिर अल खिदमत के साथ मिलकर भी काफी अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी जाहिर सी बात है कि जब भी आप, मैं समझती हूँ कि इस तरह की आफात आती हैं या कुछ भी, तो उसमें तो जाहिर सी बात है हर बंदे को अपना वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और उस पर वो काम भी करता है। अभी आप क्या देखते हैं हमारे नौजवानों के हवाले से, क्या मसाइल हैं, क्या चीजें देख रहे हैं आप?
देखिए, नौजवानों को जो है ना, मतलब हमारी जो नौजवान नस्ल है अब मोबाइल पे लगी हुई है। ठीक है, ज़रूरत है मोबाइल पढ़ाई के लिए भी। अब तो एक बच्चा पढ़ रहा है, वो मोबाइल देख रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, वो कहता है मैं पढ़ ही रहा हूँ मोबाइल पे। तो वो मतलब कुछ रुझान ऐसा बन गया कि वो मोबाइल ज़रूरी तो हो गया है, लेकिन इसके अलावा मैं तो समझता हूँ कि बच्चों को मतलब दूसरी एक्टिविटीज़ को, खेलों के ग्राउंड हमारे आबाद हों, ताकि बच्चे मतलब कोई इंडोर, ये तो इंडोर हो गया ना कि मोबाइल का जो सिलसिला है, आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए। जी जी, बाहर उनको निकलना चाहिए कि वो खेलों के मैदान हमारे आबाद हों। कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर तवज्जो दे, ताकि बच्चे को अच्छे माहौल में उनकी वो परवरिश हो सके। एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और अर्ज कर दूँ कि जो अभी बता रहे हैं रियाज साहब के ये मोबाइल या इंटरनेट का जो बेजा इस्तेमाल है, इसमें हमारे पास कुछ बच्चे, चूँकि हमारा एक अदारा भी है जो कि ड्रग एडिक्शन और साइको लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो इंटरनेट एडिक्शन के लोग भी आ रहे हैं। उसमें बड़े यंग एज के बच्चे हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि 12-14 साल से लेके उनको बड़ी सवीयर एडिक्शन है इस चीज़ की, इंटरनेट की स्क्रीन एडिक्शन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा, फिर क्योंकि जिस तरह हम अभी अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात कर रहे थे, गुस्से की बात कर रहे थे, तो आप समझते हैं कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी पे उसके असरात हुए हैं, और जो हमारा एक गुस्सा है, हमारा एक एग्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भी बड़ा है। ये इम्पैक्ट डालता है कि हर चीज़ के दो ही उसके पहलू हैं। आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव किस्म की चीज़ें हैं जो हमारे तक शायद वैसे बुक्स के ज़रिए या वैसे ना पहुंच सकती हों, प्रिंट मीडिया के ज़रिए इवन। तो जो ये हमारा सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें ये कि इसमें बहुत ज़्यादा उसमें तरक्की की है कि हमारे पास वन क्लिक पे बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम ये देखते हैं कि जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, चूँकि इसकी बाकायदा को अवेयरनेस नहीं है। मैं वही बात करता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है कि हम चीज़ों को नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा लेके चल रहे हैं। उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ना व्हीलिंग कर रहा है कोई और उसने अपनी वीडियो डाल दी है उस पर, तो वो बच्चा, वो नौजवान जो उसको कॉपी करेगा, वो खुदा न खास्ता अपनी जान से हाथ धो बैठता है। यानी इस तरह के भी जो बहुत क्रॉनिक किस्म के जो इम्पैक्ट है वो भी हमारी ज़िंदगी में आए हैं। बहुत से मैंने ऐसे पेरेंट्स को देखा जिनके बच्चे इस वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं कि उसने उनको कॉपी किया और फिर वो उसकी वजह से उनके सिर्फ एक दिखावे की वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखावे की वजह से। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि किस तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको गुस्सा आता है तो आपके जो करीबी रिश्ते होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, आपकी फैमिली बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो भी आपके इस गुस्से की वजह से जो है वो परेशान होते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसकी बाकायदा ट्रेनिंग है, इसका बाकायदा ट्रीटमेंट है। फैमिली को चाहिए कि इसका एक बाकायदा स्केल है कि आप घर में रहते हुए भी उसको एनालाइज कर सकते हैं। हम उसको ये कहते हैं कि वो हमारा बिल्कुल कह लें कि अगर वो मॉडरेट लेवल तक गया है, यानी अगर वो बेसिक से मॉडरेट लेवल तक है तो हम उसको कहते हैं कि नॉर्मल है। यानी इसको अगर हम 1 to 10 अगर हम उसको रेट करें तो 1 से लेके 5 तक अगर उसके कुछ मसाइल हैं तो वो घर में रहते हुए, अपनी सोशल लाइफ में रहते हुए एक्सेप्टेबल है, वो उसको कर सकता है। ठीक है। लेकिन जब आप उसको सवियर जाते हैं, जब उसको आप रेटिंग से 5+ to 10 चले जाते हैं, किसी जगह से आप 7, 8, 9 है, तो फिर उसके लिए बाकायदा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। समटाइम ये होता है कि हम लोग सेशन लेके आते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल सेशन है ये इंटायरली डिफरेंट होता है आपके जो फिजिकल आप जाते हैं डॉक्टर के पास, मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं। इसमें उसने आपसे वर्बल टॉक बहुत सारी करनी होती है, कोई मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं होनी होती। हम लोग उसकी बातों को उतना वो सीरियसली नहीं लेते। हम कहते हैं मुझे तो कोई मेडिसिन ही नहीं दी गई, मैं तो दवाइयों के चक्कर में था, मैं तो मेडिसिन लेने गया था। नहीं है, अब दुनिया में जो ट्रीटमेंट का फिनोमेना है वो चेंज होता जा रहा है। हम अब हर्ब मेडिसिन पे और हम जो हमारी टॉक थेरापीज है उस पर आना शुरू हो गए हैं। अब फिजिकल जो मेडिसिन हम जाके बाकायदा फार्मेसी से लेते हैं उस पे लोगों का इत्तेफाक दुनिया में कम होना शुरू हो चुका है। हमें भी दुनिया के साथ साथ चलना है। अदरवाइज आपको पता है कि हर जो मेडिकेशन जो होती है, हर को दवाई जो है, हर को मेडिसिन है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी साथ साथ चल रहे होते हैं जो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं। उन्होंने लिखा होता है इसके साथ ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो लिहाजा अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर आप गुजारने के लिए इसकी बाकायदा एक ट्रेनिंग है। उसमें सबसे पहली बात तो ये कि एक्सरसाइज करें।
अपनी डाइट को हेल्थी रखें। आपका जो पीयर ग्रुप है, जिनके साथ आप लोग बैठते हैं, जिनसे गपशप होती है, वो उनकी सोच बेहतर हो, वो आपको ग्रूम कर सके, आपको बेहतर तौर पे लेके चल सकें। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अकेले बैठने से मना किया जाता है, ठीक है। इसके साथ है कि प्लेंटी ऑफ वाटर लें, ठीक है। हमारे यहाँ पे ये था जैसे बड़ा हबस और गर्मी का मौसम यहाँ हमारे शहर में शुरू हो रहा है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में भी। तो इसमें यह कि हम लोग अगर अपने आप को नहीं बचाएंगे गर्मी से, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और वहाँ पे लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, लड़ाई झगड़े इस वजह से भी हो रहे होते हैं कि हम अपनी केयर ही नहीं कर रहे होते। सेल्फ केयर सबसे नेसेसरी है। अगर सेल्फ केयर नहीं करेंगे तो फिर ये कि हम अपनी फैमिली को, अपने किसी और को हम उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कोई उसकी केयर नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग योर ओन हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, आफ्टर दैट द फैमिली एंड द अदर पीपल। अच्छा, ये बड़ा कि आपके पास मुख्तलिफ थेरेपीज होती हैं और जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप मेंटली, तो अब बात ये होती है कि अपने आप को डाइवर्ट कैसे करना है। डाइवर्ट करना, आपने अगर अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखना है तो फिर आपको डाइवर्शन जो बिल्कुल ऐसे ही जरूरी है कि आप अपने आप को किसी अच्छे काम और पॉजिटिव काम की तरफ लेकर जाएं। जैसे योगा है, आप योगा कर सकते हैं। हाँ। और योगा की बकायदा एक्सरसाइज चलती है, उसकी बकायदा ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसको हाँ। ले सकते हैं लोग। अगर किसी, अभी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं या इंटरनेट मोबाइल की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पॉजिटिव चीजें ये कि आप उनको अडॉप्ट करें। जो लोग, जो बच्चे इस वक्त हमारी जो टीन एज से लेके जो अभी जो हमारे एडल्टसन की तरफ जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो उसमें से पॉजिटिव चीजों को पिक करें, उनको इम्प्लीमेंट करें, बजाय इसके कि वो सारा दिन मोबाइल पे बैठ के टिकटॉक और बाकी चीजें और इस तरह के उसमें अपना टाइम जाया करें। उनको चाहिए कि उसके इसमें जो इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं, हाँ, उसको बिल्कुल। हाँ। अच्छा सर, आप क्या देखते हैं, नौजवान, हमारे माशरती मसाइल तो बहुत ज़्यादा है हमारे, अब देखते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हमारे जो नौजवान हैं वो भी इस हवाले से बड़े परेशान दिखाई देते हैं। तो उनके हवाले से आप कोई काम कर रहे हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए? देखिए, उनको हम तो यही है कि उनको गाइड किया जाए, बच्चों को कोई पढ़ाई तालीम उनकी अच्छी हो, मतलब तालीम ऐसी हो कि जी बच्चा एक सिंपल एमए कर लेता है तो उसका तो मेरा ख्याल उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़ायदा उसको रोज़ी कमाने के सिलसिले में नहीं होता। बच्चों को जाना चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए शुरू में, ताकि वो अपना रोज़गार का सिलसिला वो आसानी से बना सकें और अपने माँ बाप को भी, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो मतलब इसी तरह ही है बच्चों का। कि दूसरा मतलब बच्चों के जो आप हेल्थ की बात करते हैं कि जी इंटरनेट और मोबाइल पे बच्चे घरों में लगे होते हैं, तो जैसे हमारा मुल्तान माशाल्लाह बिग सिटी है, तो इसमें मेरा ख्याल है अभी कोई 2-3 पार्क्स के अलावा वो भी किसी काम के नहीं हैं। बच्चों को जाने के लिए कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि जहाँ के वो अपने घर से अगर कोई निकलते हैं, कोई अच्छी जगह, कोई ग्रीनरी वाली, कोई मतलब ताकि उनका कोई माइंड हो, कोई ऐसी जगह नहीं है मुल्तान में। जैसे लाहौर या दूसरे शहर हैं, ठीक है वो बड़े हैं, लेकिन वहाँ पे तो मतलब ज़्यादा हैं जो चीज़ें। तो मुल्तान में मतलब कोई हमारे जो लोकल यहाँ के सियासतदान हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा काम, कोई तवज्जो नहीं दी बच्चों के लिए कि उनको ना कोई खेल के कोई ग्राउंड कोई भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे ना कोई पार्क्स वगैरह। तो अच्छा, इस हवाले से वही ना जिससे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, हमारे यहाँ क्योंकि ये चीज़ें आम होती जा रही हैं और उसकी वजह से एक हमारी जो मुल्की सूरत हाल बनी हुई है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमारे पास कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ तो है नहीं, इंटरटेनमेंट के मौके तो हमें बड़े कम ही मिलते हैं। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं वो इस टाइम मोस्टली हमारा जो फोकस है वो हमारा सियासत पे चला गया, तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि आपके हवाले से कि जिस तरह हमारी मईशत है, फिर हमारे सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। पहले तो ये होता था कि आपकी पूरी फैमिली में अगर एक बंदा भी कमा रहा है, हाँ जी, तो आपकी पूरी फैमिली इजीली आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप खिला रहे हो। बट अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि आपके घर का हर फर्द जो है वो काम करे, काम करे तो तभी आप घर का, तो वो ये चीजें भी हमारे मेंटल हेल्थ को बड़ा डिस्टर्ब कर चुकी हैं। इन्होंने बहुत किया है, बल्कि इसने मेंटल हेल्थ को लोगों की को डैमेज कर दिया। उसमें जाके लोग नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं। यानी एक बंदे का रोजगार जो है, सपोज टू से अगर हम कहते हैं कि अगर लेबर करने वाला बंदा है, उसकी जो डेली की जो इनकम है वो अगर 800 या 1000 रुपए है और उसके जो एक्सपेंस है वो 1500 है, तो वो कैसे मीट करेगा उस 500 को? वो स्ट्रेस में होगा, उसकी वजह से उसके घर में प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके बच्चे
जो है वो अच्छी एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकेंगे, यानी इवन वो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों ना जा रहे हो, ठीक है, अगर वो बीमार हैं तो अच्छे डॉक्टर से जाके अपना ट्रीटमेंट नहीं ले सकेंगे। ये चीज़ें इस हद तक अब ख़राब होना शुरू हो रही हैं। अल्लाह ताला रहम करे हम पे कि इनको बहुत ज़रूरत है जल्दी इसको वाइंड अप करने की और एक अच्छे ट्रैक पे। पहले हम सुनते थे कि बहुत कम लोग ऐसे होते थे जिनको डिप्रेशन है, जिनको एंजाइटी है, जिनको स्ट्रेस है। अच्छा, वो बहुत हम समझते हैं, जाहिर है डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम बहुत इजीली हम नाम ले लेते हैं कि डिप्रेशन है। जाहिर सी बात है उसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत बुरे हैं। जो लोग फेस कर रहे थे उनको बेहतर पता है। अभी हम ये देखते हैं कि अब छोटे बच्चों को भी आप इवन देखें तो वो ये बच्चे बात करते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं और हम डिप्रेशन में हैं। जी जी, ठीक है। हमारे यहाँ इतना प्रेशर बढ़ चुका है कि इवन कि अब हमारे बच्चे भी इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि हम लोगों को मेंटली हम जो है वो सुकून में नहीं है। हाँ, वो बड़ों से भी वो ले रहे हैं। जो घर का जो माहौल है, हमारा जो मुआशरती जो हमारा एक निज़ाम ऐसा राज हो चुका है, इसमें अब अगर एक और चीज देखें तो दुनिया अब जो है ना वो अब जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली लेवल 5 तक, अब वो उन्होंने उनको बुक लेस कर दिया, उनकी बुक्स नहीं होगी। वो जाएंगे फर्स्ट, उनका जो लेवल 1 और 2 है उसमें जाके जस्ट वो रहना और बैठना सीखेंगे। अच्छा, इसमें मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह बात हो रही थी हमारी इस टाइम डिप्रेशन के हवाले से, एंजाइटी के हवाले से, अच्छा साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि अभी लोग जिस तरह मेंटली सुकून चाह रहे होते हैं तो हम उसी तरह देखते हैं कि लोग जो है वो मंशियात की तरफ आ गए। नौजवान हमारी जो है स्पेशली वो समझती है शायद सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो सिर्फ आपका यही है कि अगर आप चंद घंटे उनके लिए आप सुकून में चले जाते हैं तो बेसिकली तो वो सुकून नहीं है, आपकी ज़िंदगियां जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। आप क्या इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। इस वक्त जो हमारा एक मुआशरती निज़ाम है, जिस तरह से वो उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस और ये डिप्रेशन लोगों में पाया जा रहा है, तो ये आसान रास्ता या तो लोग मेडिकेटेड ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं जिसमें स्लीपिंग पिल्स हैं, ट्रैंकुलाइजर्स हैं, उसकी तरफ चले गए हैं, या फिर जो हमारे पहले जो रवायती नशे थे जिसमें अल्कोहल है या कोई इस तरह की ओपीएम या इस तरह की चीज़ें ले रहे थे। अब इस वक्त जो सबसे ख़तरनाक एक चीज़ जो यंग हमारी जो यूथ इसको ले रही है, इवन कि उसमें छोटे जो 12-14 साल के बच्चे वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, वो हमारी आइस एडिक्शन है जिसमें मेथाम्फेटामिन है। मैं समझती हूँ ऐसा नशा है जो वाकई बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। एक तो वो सस्ता नशा है। अच्छा, लोगों ने इसको पता नहीं क्या वो ये ऐसी चीज है कि लोगों ने इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया। इतना सस्ता तो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे अब इस माशरे का एक ट्रेंड ऐसा बन चुका है कि बच्चों के पास पॉकेट मनी उनके हिसाब से ज्यादा मिलना शुरू हो गई है, या वो दोस्त 2-4-8 मिल के इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इसको पार्टी नशा कहा जाता है और ये इतना अग्रेसिव कर देता है इंसान को। ये हमारे पास कुछ लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, फैमिली बताती 5 दिन हो गए सोया नहीं है। अब देखिए एक बंदा 5 दिन से डे नाइट जाग रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी इफेक्ट हो चुकी होगी। तो उसमें फिर अग्रेशन लेवल भी बढ़ता है, जिससे लोग लड़ते हैं, मारते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, अपनी जान तक ले लेते हैं लोग, बात का खुदा ना खास्ता। और इसमें अटेम्प्ट तो मोस्टली कर रहे हैं लोग, ठीक है ना जी। ये बड़ा मसला बन चुका है। हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त जो है वो ये जो हमारा जो मुआशरती बिगाड़ इस वक्त जो इकोनॉमिकली हुआ है ना, इसकी वजह से भी नशे और बाकी जो मंशियात की है उसमें देखते हैं। आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशनल, आपके वहाँ पर भी ये चीजें जो हैं वो फराहम की जा रही होती हैं, मतलब बच्चों को आप इदारों में भी भेज रहे हो तो आपका डर और एक खौफ रहता है। हाँ जी, बड़ा पेरेंट्स को इस हवाले से मैं पेरेंट्स के लिए भी एक जो उनके बच्चों के बड़े हैं उनके लिए भी खसूसी तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर पूरी नज़र रखें। और बच्चे जब जा रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनमें कोई ऐसी एक्टिविटी या उनकी ऐसी आप हैबिट देखते हैं जो पहले नहीं थी अब पैदा हो रही है, यानी वो ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है या वो बहुत ज़्यादा जाग रहा है सारी रात, ठीक है, ख़ास तौर पे ये 2 चीज़ें उसको ज़रूर देखें, मॉनिटर करें, उसको ऑब्जर्व करें। मूड स्विंग्स जो आते हैं वो तो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे ना जब वो शुरू कर लेगा कोई ना कोई ऐसी चीज़। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। ये हमारे जो बनी है नारकोटिक्स कमेटी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की, उसका मैं भी मेंबर हूँ। तो वहाँ पे जो हमारी मीटिंग होती है डीसी साहब के साथ, तो वहाँ पे ये बात बकायदा बताई जाती है। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन से लोग आते हैं, अदारों से, कॉलेज से,
यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्टर जो हैं उसके, और वो हमारे जो DO साहबान हैं वहाँ पे होते हैं। तो ये बाकायदा एक अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक पूरी एक कह लें कि एक मुहिम चलने जा रही है कि जो उनको बाकायदा एजुकेट भी किया जाए बच्चों को वहाँ पे जाके, स्पेशली जो हमारा मॉर्निंग जो हमारी होती थी ना, जैसे असेंबली होती थी उसमें जाएं, उसमें जाकर उनको बाकायदा एजुकेट करें। और जो उनके वहाँ पे कैंटीन्स है उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, अब उनके चेक एंड बैलेंस भी शुरू हो रहे हैं कि उनको बाकायदा जो है, जो वहाँ का जो उसका ऑनर है या जिसके पास वो उस वक्त का उसका टेंडर है जो उसको रन कर रहा है उस कैंटीन को, उसको जाके भी देखा जाए कि वहाँ पे कौन लोग आते हैं, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। और ये खतरनाक है। अब ये उनकी जो हमारी कैंडीज है ना, आप सुना है कि आइस से उसमें कैंडीज में आना शुरू हो चुकी है, तो छोटे बच्चों तक पेनिट्रेट कर रही है, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम। बच्चे को तो पता ही नहीं बेचारे को, ठीक है, वो तो उसने तो ली है कैंडी, उसको जो वो चीज वो मिल गई जो कि आइस है, तो वहाँ पे दोबारा फिर वहीं पे जाएगा ना। अब पहले था ना जी, जैसे अब कैनबिस यानी जो चरस थी उसको आप स्मोक करते थे, या ये हमारी हेरोइन थी उसको इंजेक्ट करना या उसको इनहेल करना या उसको स्निफ करना था। अब ये वाला जो है आइस वाला, ये तो बड़ा वो आसान सा हो गया, इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। लोग उसको वैसे भी च्यू कर सकते हैं, खा सकते हैं उसको, बाज़ लोग जो है उसको पानी में डाल के ले रहे हैं, बाज़ उसको इनहेल कर रहे हैं, और यानी अब कैंडीज में जो आ गई है तो ये सो मैनी ऐसे आ गए हैं तरीके के जिसकी वजह से लोग अब उनको पता भी नहीं चलता। ऐसे लोग आते हैं जो आगे बताते हैं जी मुझे तो 4 साल के बाद 2 साल के बाद पता चला कि मैं तो ये चीज़ ले रहा हूँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये क्या एक बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है वो नशा है, और ये आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह डिस्टर्ब करता है? 100% इसमें एफिकेसी है कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को जाके इफेक्ट करेगा ही करेगा। यानी ऐसा नहीं है, बाज़ एडिक्शन थी पहले वाली जो कि स्लो पॉइजनिंग थी, ऐसा ऐसा उसके असर होता था, लोग कहते थे 5 साल से ले रहा है, 2 साल से ले रहा है। अब लोग जो हमारे पास आ रहे हो आके कहते हैं ये 2 हफ्ते से ले रहा है, 1 महीने से ले रहा है। आइस ने इस हद तक लोगों का मेंटल हेल्थ को डैमेज किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें अग्रेशन लेवल बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स बहुत आते हैं। इवन कि वो जो अग्रेशन लेवल बढ़ता है उसमें लड़ाई ज़्यादा होती है, लोग अपनी ज़िंदगियों को हिट कर देते हैं। यानी सपोज एक बंदा बाइक पे जा रहा है, वो जाके दीवार में या किसी जगह पे जाकर उसको हिट कर देगा, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुसाइडल जो है ना थॉट्स वो ज़्यादा आते हैं। तो ये इस तरह का नशा है क्योंकि ये टोटली प्योर सिंथेटिक है, यानी पूरा का पूरा केमिकल है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे कोई हर्ब हो या कोई ऐसी चीज उसमें डाल दी गई हो, यानी कि हम कहते हैं किसी प्लांट से नहीं लिया गया। ये केमिकल है जो कि आपकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, स्पेशली ब्रेन को। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, फरजाना है हमारे साथ, क्या कहना चाहिए? जी मेरा बेटा ना नशा करता है। अच्छा, हाँ जी। क्या तो नशा? मुझे छुट्टी करता है, वो मुझे बताता नहीं मुझे, लेकिन मुझे पता लग जाता है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? उसमें एज कितनी है बच्चे की, और उसके कोई दोस्त वगैरह उसके पास आते हैं या वो कहीं बाहर घर से निकल जाता है आपको बगैर बताए? उसके वो ना से काम पे निकलता है वो जाने के लिए, लेकिन वो मुझे बताता नहीं, छुट्टी करता है वो। ठीक है, ठीक तो है। उसकी क्या कंडीशन है, कोई आइडिया आपको कुछ इस तरह का जो आपने उनका बिहेवियर देखा हो? उसकी रंग सामने सी रहती है। खाना पीना ठीक है उसका? नहीं, खाना पीना भी सही नहीं है, गुस्सा बहुत आता है उसको। गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत आता है उसको। ठीक है, उसके लिए एक ना आप लेबोरेटरी से टेस्ट है, आप उसको करवा सकते हैं। सिंपली जाके आप लैब में जाएं, किसी भी अच्छी लेबोरेटरी में, वहाँ पे जाके उसमें आप जाएंगे, ड्रग अब्यूज कंफर्मेशन टेस्ट होता है, वो आप करवा लें। उसमें ये यूरिन टेस्ट है, बेसिकली आपको उसके साथ जाना पड़ेगा या उसके फादर या भाई जाए, यानी कि उसमें यूरिन में वो कोई पानी या कोई ऐसी चीज़ उसको मिक्स ना कर दे, वो उसका टेस्ट करवाएं। उसमें वो नहीं जाता हमारे साथ। अच्छा, वो साथ भी नहीं जाता, तो फिर उसका हल सिर्फ ये है, उसका फिर हल सिर्फ ये है कि आप सिंपली ये मैडम से एड्रेस ले लीजिएगा हमारे अदारे का, आप वहाँ पे आएँ, हम आपसे पूरी कंप्लीट उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो आपको बता देंगे। ठीक है जी। इसका हल मुमकिन है, इसका इलाज मुमकिन है, हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चा ठीक ना हो सके। समटाइम वो कोऑपरेटिव नहीं होगा तो हम उसके ऐसे सेशंस करेंगे, 3 से 4 सेशन होंगे, जिससे इंशाल्लाह वो कोऑपरेटिव भी हो जाएगा और बता भी देगा वो क्या कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का।
देखा ना, पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं, स्पेशली बच्चों का इस तरह का बिहेवियर, और फिर जो आपकी गैदरिंग है वो बड़ी मैटर करती है। ये बहुत मैटर करती है। इस वक्त जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है पाकिस्तान में भी, अब 2012 के बाद से अब एक सर्वे हो रहा है ड्रग एडिक्शन के हवाले से कि कितने लोग हैं, कौन कौन सा कर रहे हैं, उसकी एज क्या है, एरियाज कौन कौन से हैं। तो ये UNODC करवा रहा है। तो उसमें यह है कि वो पता नहीं चलता लोगों को बात का कि कौन सा नशा है, कब से कर रहा है। फैमिली तो बेचारी अनअवेयर होती है ना, खासतौर पे मदर जो है उन्होंने तो कहा मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है या काम पे जा रहा है, तो बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है। जो पीयर ग्रुप है उसका इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग उसमें इफेक्ट आता है। यानी वो अगर उनके साथ उसकी स्ट्रांग बॉन्डिंग है तो बात का फैमिली को भी छोड़ देता, घर से निकल जाता है, कई के दिन घर नहीं आता है। तो उसमें भी जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें नजर रखने की जरूरत है कि जो बच्चा किन लोगों के साथ बैठता उठता है, किन लोगों के साथ उसका रहना सहना है, या क्या वो अगर स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है या अपने काम पे जा रहा है तो कौन लोग हैं, कोई ना कोई उसको जाके जरूर चेक करे। अच्छा, पहले ये था कि पेरेंट्स के पास थोड़ा टाइम होता था तो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा आपकी तवज्जो होती थी और बच्चों की एक्टिविटीज के ऊपर भी आपकी बड़ी। अभी जो सूरत हाल चल रही है उसमें ये होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है घर के अगर मियाँ बीवी दोनों कमाने वाले हैं तो वो बच्चों को उस तरीके से प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, और जिसकी वजह से टाइम ना देने की वजह से बच्चों की कोई ना कोई आपकी इस तरह की एक्टिविटीज हो जाती हैं कि वो इस तरफ आ जाते हैं। अभी बहुत सारी चीजें आपकी सोशल मीडिया पे भी आपके आना इस तरह स्टार्ट हो गई हैं। अभी हम अगर फेसबुक की भी बात करें, अगर इवन कि हम टिकटॉक की भी बात करें, तो आपकी लाइव वो चीजें आपको देखने को मिल रही होती हैं कि यहाँ अभी किस तरह जो है वो नौजवान फैमिली बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। इसमें कम्युनिकेशन गैप भी आता है, कम्युनिकेशन गैप है फैमिली का, यानी पेरेंट्स का या सबका, उनका एक टाइम का, यानी ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है, उस पर इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। सारी फैमिली इकट्ठे बैठे, उसमें पूरा एनालिसिस हो जाता है कि फैमिली का कोई बंदा अगर उसमें कोई उसको मेंटली प्रॉब्लम हो रहा है, कोई फिजिकल इशू है, स्टडी का इशू है, इवन उसको कोई पीयर प्रेशर है, तो वो सारी की सारी चीजें वहां पे डिस्कस हो जाती है। अगर वो ना भी बताएगा तो उसके बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन बता देते हैं कि कुछ ना कुछ मसला है। तो हम लोग जो बहुत बिजी लाइफ की तरफ चले गए ना जी, मैं बहुत मसरूफ हो गया, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो हम टाइम उनके लिए अगर हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं तो अपने बच्चों को हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहे हैं उस वक्त। तो देखें कि उसका हमारी इकोनॉमी बेहतर करने का कोई फायदा नहीं होता, हम फिर अपने मसाइल की तरफ बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो है कि फैमिली का इकट्ठे होना जो है ना, मतलब सुबह नाश्ते पे या शाम के खाने पे, चलो दोपहर को तो हर बंदा कोई स्कूल कॉलेज गया है या बाप कमाने के लिए अपने काम पे है, तो ऐसा ज़रूरी, बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि सुबह नाश्ते पे पूरी फैमिली इकट्ठी हो या शाम के खाने पे एक दफ़ा ज़रूर इकट्ठे बैठना चाहिए बंदे को। ये भी ज़रूरी है, मतलब काम के साथ ये भी एक काम है कि अगर हम अपनी फैमिली को संभाल नहीं सकते या हम उनका ख्याल नहीं रखते तो कमाने का भी फिर उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर उनमें बिगाड़ पैदा हो रहा है कहीं पे। तो अगर हम इकट्ठे बैठेंगे तो एक दूसरे का अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस किसी वजह से किसी को आ रहा है, तो शायद डिस्कस करने से उसका कोई ना कोई अच्छा हल भी निकल आए। वही बात है ना कि हम बात सुनना भी नहीं चाह रहे थे। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी एक सिस्टम आ गया कि हम अगले की सुनते भी नहीं है कि अगला कहना क्या चाह रहा है। कहना चाह रहा है ये समटाइम एक और वो बच्चों में जो अब अग्रेशन टुवर्ड्स पेरेंट्स जो जा रहा है ना, वो ये भी है कि अगर पेरेंट्स किसी बात से उनको मना कर रहे हैं तो बच्चे भी बात का पेरेंट्स की बात को निगलेक्ट कर देते हैं, उन पे शाउट कर देते हैं या उनकी बात सुने बगैर उठ के वहां से चले जाते हैं। तो उसका भी बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जैसे हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि आप बच्चे को सब फिर घर वालों के सामने कहने की बजाय उसको सेपरेटली जाके समझाएं, उससे बात करें। इस्लाम में भी हमारा ये है कि अगर आपने किसी को नसीहत करनी है तो आप उसको अकेले में ही उसकी नसीहत करें। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम बात करने के हवाले से आपकी क्या प्लानिंग्स हैं या आपके क्या गोल्स हैं, आपने क्या सोचा हुआ है कि आपने नौजवानों के लिए किस तरह काम करना है? बच्चों को, नौजवानों को सोशल कामों के लिए उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये भी ज़रूरी हैं ताकि वो दूसरे नशे या इस तरह की चीज़ों से बच सकें। अगर वो इस तरह के कामों में मतलब दोस्त मिल के काम करेंगे, इन्वॉल्व होंगे। इस तरह हमने अब अपने इलाके में मतलब गवर्नमेंट हमारी अगर किसी जगह पे नहीं भी पहुंच सकती, नहीं काम होता, तो अगर हम लोग अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, इकट्ठे हम मिल के
कोई काम करना चाहें, जिस तरह हमने अपने इलाके में बैडमिंटन कोर्ट हमने मिलके बनाया है ताकि वो हम अपने बच्चों को भी, हम खुद भी वहाँ पे जाते हैं तो हम अपने बच्चों को जो हैं वो पूरे इलाके के जो हमारे हैं उस वहाँ के कॉलोनी के, तो वो बच्चे सारे वहाँ पे खेलते हैं। तो इस तरह की अवेयरनेस फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है हमारे ग्राउंड्स उस तरीके से आबाद नहीं है, क्योंकि ग्राउंड्स भी जो है जिस तरह पहले घरों के साथ होते थे तो फैमिली, अब हमारे ये होता है कि बच्चों को हम बाहर तो निकलने नहीं देते, हमारी खुद की भी एक्टिविटीज उस तरह की नहीं है, तो वो इस वजह से भी जो है बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है पढ़ाई के साथ। उसके लिए हमें ही सोचना है ना कि हम कुछ थोड़ा बहुत मिलके खर्च करें, इकट्ठे करके हम, चलो अगर कोई पैसे खर्च होते हैं तो वो हम अपने बच्चों को इस तरह सेव कर सकते हैं, वो हमारी निगाह में भी रहते हैं, तो उनको एक अच्छी जगह भी खेलने के लिए मिल जाती है। आप ये तो कर रहे हैं, साथ साथ एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं? जी, एजुकेशन के लिए भी है, मतलब बहुत सारे बच्चों को हमने बुक्स लेके दी हैं स्कूल में, जो बच्चे जो है वो, मतलब हमारा रब्ता रहता है टीचर्स के साथ, हेड मास्टर से हमारी, मतलब जो हमारे इलाके के भी हैं हम उनसे मीटिंग कर लेते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये जो बच्चे, इतने बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म और उनके जूते और बुक्स वो नहीं ले सकते, तो फिर हम मतलब उनके लिए हमने ये किया है हमने कि हमने उनको यूनिफॉर्म भी लेके दी है, जूते लेके दिए हैं और उनको बुक्स लेके दी हैं बच्चों को। सही है। तो इस तरह की वजह, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जिस तरह की चीजें चल रही हैं उसमें ये होता है कि हर बंदा जो, मैं कहती हूँ आपको नेकी का जो काम है वो आपको करते रहना चाहिए। अगर आप खाली इरादा भी कर लेते हैं ना तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो नेकी आपकी लिख दी जाती है, अगर आपने उसका इरादा भी कर लिया और अगर वो नेकी नहीं भी हो पा रही हो, कि ऐसा मौका भी नहीं है आपके पास आ रहा, लेकिन वो आपके हिस्से की नेकी जो है वो लिखी जाती है। जैसे कुछ ऐसे मैं जानता हूँ लोगों को, जैसे चौधरी साहब कर रहे हैं सोशल एक्टिविटीज़, ऐसे वो उन्होंने ये जो गली मोहल्लों में ये कागज़ चुनने वाले और इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए एक स्पेशल कम्युनिटी स्कूल बनाया है। तो उनको उनके पेरेंट्स ने बड़ा रेजिस्ट किया कि जी ये शाम को आता है 200 300 400 लेके आता है, तो आप जो है ना जी हमें कह रहे हैं कि जी स्कूल में जाहिर सी बात है, हम एक घर के अगर 10 बच्चे हैं तो 10 को पढ़ा तो नहीं सकते और उनको ये कहा कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें, हम इसको कुछ न कुछ इसका वो भी देंगे, इसको पैसे भी देंगे, इनको ऑनरेरिया भी हम देंगे कि ये आए भी सही, इसकी टोटल एजुकेशन फ्री है, इसके स्कूल बैग, बुक्स, इसकी यूनिफॉर्म, हर चीज़ हम फ्री देंगे, हम इसको कुछ ना कुछ आपके खर्चे के लिए, घर के लिए भी देंगे। फिर जाके वो एग्री हुए कि ठीक है जी आप भेजें हमारे पास, हम तो बेसिक चीज आ जाती है ना, अर्निंग। हाँ जी, कि भाई हमने कमाना कैसे है, वो ये कहते हैं कि जी हमने पढ़ा लिखा के क्या करना है जी, पढ़ा लिखा के भी आपने अगर इसी तरह ही रहना है तो फिर फायदा क्या, हम बच्चे को जिस काम पे लगाया हुआ होता है उन्होंने उसी तरीके से बच्चों को लगा लेते हैं। अच्छा, फिर आप क्या समझते हैं बहुत सारे लोगों को जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जो बहुत ज्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके लिए क्या थेरेपीज हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? सेल्फ अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है उनको। मतलब काउंसलिंग आपकी? काउंसलिंग बहुत बड़ा इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो इस वक्त जो टूल इस्तेमाल हो रहा है मेंटल हेल्थ के लिए, इवन के आपकी अगर फिजिकल भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें उसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल थोड़ी सी इसको कोरिलेट करें, अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई हार्ट इशू है या किसी के साथ कोई कैंसर का प्रॉब्लम बन गया, तो उसको बताने से पहले उसकी भी काउंसलिंग करते, उसको पूरा अवेयर करते, उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो जो ये तो हमारा स्पेसिफिक फील्ड है। एग्रेशन के हवाले से ये कि उसको सेल्फ अवेयरनेस हो, वो अपनी जो वीकनेसेस है उसको कैसे उसने ओवरकम करना है, यानी किस बात पे उसको ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन क्यों होता है, इरिटेबल हो जाना ही गुस्से की अगली अलामत है, तो उसको इरिटेबल ना होने दें आप, ठीक है ना, उसने कैसे उससे निकलना है। अच्छा, उसके लिए 2-3 चीजें हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज की कि उसको आप जगह को छोड़ सकते हैं, डिबेट पे में ना लेके जाएं, कोई चीज को पानी पी लें, ठंडी को चीज, मीठी को चीज इस्तेमाल कर लें, या उस टॉपिक को बदल दें। एक घर में एक ऐसा फर्द ऐसा होता है जिसको हम ओवरऑल उसकी टर्म उसको बोलते हैं कि वो टेल ट्विस्टर, आप उसको कह सकते हैं कि वो उसके में ये फन होता है कि वो मौजू को बदल देता है। यानी घर में अब गर्मा गर्म अगर खुदा ना खास्ता को बहस चल पड़ी है तो वो कोई ना कोई ऐसी बात करेगा कि यार पिज़्ज़ा ना मंगवा लें, या आज वो फलां चीज़ ना हम कर लें, तो वो ये टोटल इंटायरली लोगों की जो अटेंशन है वो बदल जाती है। तो कोई ऐसी एक्टिविटीज भी घर में रहते हुए हमारा आपस में ना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स होनी चाहिए, हमें एतमाद होना चाहिए एक दूसरे पे। बात ये कि चीजों को खुद ही बेहतर कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। ये हमारे घर से शुरू होनी है। हम यहीं से शुरू करेंगे तो बेहतर होगा। हम अपने बच्चे को वो कॉन्फिडेंस दें कि बेटा आके
अपने पेरेंट्स को वो बात बेटी आके बता सकती सके कि अगर हमारे यहाँ ये जो डर और खौफ वाला प्रेशर है, ये चीज बहुत ज्यादा अगर वो हेजिटेट करेंगे तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। फिर ये आपका जो जितना आप उसको दबाते जाएंगे वो फिर ब्लास्ट होगा, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम बनेंगे। सही। अच्छा, वो कॉलर जो आई थी, आप अपने क्लिनिक का एड्रेस भी बता दें ताकि वो आकर आपसे कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे व्यूवर्स हमारे देख भी रहे होंगे, जानना भी चाह रहे होंगे, और जो लोग आपसे रब्ता करना चाह रहे होंगे। ये आप खानेवार रोड पे आते हैं, डाइवो टर्मिनल के बिल्कुल पास ही निजात सेंटर के नाम से हमारा रिहेबिलिटेशन और साइकोलॉजिकल केयर का सेटअप है फ्रॉम द लास्ट 26 ईयर्स। ठीक है। तो वहाँ पे पूरी एक हमारी टीम है, डॉक्टर्स हैं, उसमें मेडिकल डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उसमें हमारा इंडोर यूनिट भी है, हम पेशेंट को एडमिट भी करते हैं, और आउटडोर भी है। जिस तरह की फैसिलिटी को फैमिली लेना चाहे हम उसके लिए उसको सर्विसेज देने को तैयार होते हैं। तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अगर एक क्लाइंट, अगर पेशेंट एक नहीं मान रहा, एडमिट नहीं कर रहा, वो बात यहाँ तक बता भी नहीं रहा कि फैमिली को मैं क्या ले रहा हूँ, तो उसके भी टेस्ट हैं, उसके भी टूल्स हैं, हम उसको लैब में ले जाए बगैर भी उसके टेस्ट वो ले सकते हैं। सही। ठीक है, तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। या फैमिली भी घर में रहते हुए उसको एनालिसिस करके हमें बता सकती है। जस्ट टू कोऑर्डिनेट विद अस, इंशाल्लाह ये निकल जाएंगे इस मसले से। ठीक है। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? मैसेज सिर्फ ये है कि अपनी जिंदगी में खुशियां लेके आएं, खुश रखें अपने आप को। जो तालीमात, क्योंकि हमारा मुस्लिम मुआशरा है, बीइंग ए मुस्लिम, जो तालीमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं, उनको उसकी सही रूह को, सही स्पिरिट को उसको इम्प्लीमेंट करें अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में। ना हम नशों की तरफ जाएंगे, ना हमारे में कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, ना अग्रेशन होगा, ना हमारे में कोई डिप्रेशन होगा। जितने सोर्सेज हैं उतने सोर्सेज में रहते हुए अपनी लाइफ को खुशी से गुजारें, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में आसानी पैदा होगी। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? यही है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें ज़िंदगी में, तो आपके लिए खुद ब खुद ही आसानियां रहेंगी ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर मुकम्मल हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।